हेलो स्टूडेंट, मैं सविता सिंह। आज आप लोगों के सामने ये जो यूपी डीएलएड का एग्जाम है, तो फिर चलते हैं हम लोग आगे अपने चैप्टर की तरफ। ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं ताकि हमारा ये बुक का जो रिवीजन है अच्छे से हो सके और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्पफुल भी हो। तो चलते हैं फिर हम लोग अपने चैप्टर की तरफ। तो हमारा पहला चैप्टर है जिसका नाम है जैव विकास एवं पारिस्थितिकी तंत्र। पृथ्वी पर जैविक विकास जनन के फलस्वरूप अपचायक परिस्थितियों में जीवों की उत्पत्ति से हुई है। जैविक विकास कैसे हुआ? जनन के फलस्वरूप जितनी भी चेंजेस हुए हैं, एवोल्यूशन हुआ है, परिवर्तन हुआ है, वही तो जैव विकास है। जैव का मतलब कि जीवों में जो भी विकास हुए उसको जैव विकास की बात कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग संरचनात्मक समानता में क्या आता है देख लेते हैं। हम समानता के बारे में पढ़ने वाले हैं। जीवों में संरचनात्मक समानता को बताया गया है। जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कोशिका होती है। पृथ्वी पर उपस्थित समस्त जीवों का निर्माण परमाणुओं और अणुओं के संयोग से हुआ है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जीवों में समानता के आधार पर उनके समूह आपस में मिलकर जातियां बनाती हैं, मतलब कि स्पीसीज बनाती हैं। समस्त जीव जीवद्रव्य तथा प्रोटोप्लाज्म नामक एक विशेष पदार्थ से बना है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैं इसको बता दे रही हूँ कि समस्त जीव किससे बना? जीवद्रव्य और प्रोटोप्लाज्म से बना है। अणुओं और परमाणुओं से समस्त जीवों का विकास, जीवों का निर्माण हुआ है और समानता में उनको आपस में मिलकर जातियां बनाते हैं। ठीक है। और जटिल प्रकार के जीवों में कोशिकाओं के समूह आपस में मिलकर उत्तक तंत्र, अंग और अंग तंत्र बनाते हैं। इसको मैंने बहुत अच्छे से समझाया था जब ह्यूमन बीइंग चैप्टर पढ़ाया था। जैव प्रक्रियाओं में समानताएं क्या है, ये तो हम लोगों ने पढ़ा कि संरचनात्मक मतलब कि स्ट्रक्चरल फॉर्म में क्या समानताएं थी। अब इसमें प्रक्रियाओं में क्या समानता है वो देख लेते हैं। जैव प्रक्रिया में ऊर्जा की भूमिका सर्वश्रेष्ठ होती है। विदाउट एनर्जी, हमने बताया था कि ऊर्जा होगी तभी हमें काम करने के लिए शक्ति, ऊर्जा होगी तभी तो कार्य कर पाएंगे। क्षमता होनी चाहिए ना, ऊर्जा जिस हिसाब से उस हिसाब से काम करेंगे। तो ये एक इम्पोर्टेंट बताया कि ऊर्जा की भूमिका सर्वश्रेष्ठ होती है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है जैव प्रक्रियाओं के लिए? एनर्जी, ऊर्जा। अर्थात सभी जैव प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जितनी भी जैव प्रक्रियाएं हैं, जीवों की प्रक्रियाएं हैं, उन सबको पूरा करने के लिए किसकी आवश्यकता है? चाहे वो पादप हो चाहे जीव हो। ठीक है। फिर जीवों में कुछ प्रक्रियाएं समान रूप से होती हैं, जो इस तरह, जैसे ऊर्जा का स्थानांतरण, ये सभी जीवों में एक समान होती। उसके बाद आनुवंशिकता। पृथ्वी पर उपस्थित सभी जीवों में आनुवंशिक गुण एक समान होता है, मतलब कि सभी जीवों में डीएनए पाया जाता है। प्रोटीन संश्लेषण भी सभी जीवों में एक ही समान का होता है। प्रोटीन संश्लेषण कोशिका को आवश्यक संदेश डीएनए द्वारा प्रेषित होता है। पता है ना डीएनए क्या करता है? डीएनए जो होता है वो मैसेंजर का काम करता है। फिर उसके बाद mRNA द्वारा आदेश देने पर tRNA अमीनो अम्ल को एक सुनिश्चित क्रम में जोड़ने के लिए राइबोसोम के mRNA तक ले जाते हैं। अमीनो अम्ल के जुड़ने पर पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बनती है तथा इस क्रिया जो एंजाइम भाग लेते हैं वह समस्त जीवों में समान होती है। फिर जैव विकास के प्रमाण क्या है ये जानते हैं कि कैसे हम कह सकते हैं कि जैव में विकास हुआ है, परिवर्तन हुआ है, इसके बारे में देखते हैं। आदिकाल से लेकर वर्तमान समय तक यदि जीवों के विकास का अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं कि उनके शरीर की संरचना, उनके आकार, भूरी विकास आदि में कुछ न कुछ परिवर्तन जरूर हुए। ये जैव विकास की इंट्रोडक्शन था। आगे बढ़ते हैं हम लोग कि इसमें क्या। फिर कुछ निम्नलिखित पॉइंट्स हैं, इसके बारे में देख लेते हैं। तुलनात्मक आकृति और शारीरिक प्राप्त प्रमाण। कड़ियों से प्राप्त प्रमाण संयोजक, मतलब कि कुछ अभी भी बहुत सारी स्पीसीज है जिनके बीच में कड़ी है कि ना वो रेप्टाइल फॉर्म में आ रहे ना एम्फीबियंस में, वो बीच में, उनमें दोनों के लक्षण पाए। ये भी एक जैव विकास का प्रमाण है। उसके बाद अनुवांशिकी से प्राप्त प्रमाण, जो अनुवांशिकी का प्रमाण है, पीढ़ी दर पीढ़ी जो चेंजेस आ रहे हैं वो प्रमाण। जीवों का घरेलू पालन करने से प्राप्त प्रमाण, जो घर में पालन हुआ उन जीवों में और जंगली जीवों में जो अंतर है। इसी तरह से जीवों के अवशेषी अंगों से प्राप्त प्रमाण, जो अवशेषी अंग प्राप्त हुए, देखा है धीमे धीमे जिन अंगों का प्रयोग बहुत कम हुआ वो अंग क्या हुआ, धीमे धीमे विलुप्त होते जा रहे हैं। तो ये भी एक जैव विकास का परिणाम है। अब हम लोग तुलनात्मक आकृति, आकारिकी और शारीरिक से प्राप्त प्रमाण देख लेते हैं। कैसे? समानताओं को दो प्रकार क्रमशः समरूपता तथा समजातता में विभाजित किया। समानता दो तरह की होती है, एक तो समजातता होती है, दूसरी समरूपता है। ठीक है। एनालॉगस और होमोलॉगस बोलते हैं। इसके बारे में बताते हैं कि एनालॉगस और होमोलॉगस में डिफरेंस क्या होता है। इसको रिचर्ड ओवन नाम के साइंटिस्ट ने प्रस्तुत किया था। ठीक है। समजातता या समजात को सन
1750 में वैज्ञानिक बफन ने संरचनात्मक समझाता की परिकल्पना को प्रस्तुत किया था। इसमें था क्या, मौलिक संरचना व उद्भव समान होती है किंतु अलग अलग कार्य होते हैं। ये होमोलॉगस समझ में, इसका फिगर दिखा देते हैं तो ये और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये वेल है, विभिन्न कशेरुकियों के अग्रपादों के कंकाल के बारे में दिखाया। देखो ये वेल का अग्रपाद है, ये फ्रॉग का है, ये घोड़े का है, ये लॉयन का है, ह्यूमन का है, बैट का है, और ये बर्ड का मतलब पक्षी का है। कीटों के मुख उपांग में समझाते था। देखिए मुख उपांग मतलब कि आगे के जो उपांग होते हैं चूसक, वो कीटों में अलग, देखने में एक समान लेकिन सबका काम अलग अलग। पादपों में समझाते था, देख सकते कैसे, जैसे कि कुछ पादप में पत्तियां होती हैं और कुछ जो कांटे होते हैं वही पत्तियों के रूप में रूपांतरित होते हैं। काम सबका अलग अलग हो जाता है। ठीक है, अब समरूपता के बारे में जानते हैं, या समरूपी अंग कौन से होते हैं, एनालॉगी या एनालॉगस कौन से। होमोलॉगी और होमोलॉगस पढ़ लिया। एनालॉगी में जस्ट उसका अपोजिट होता है। संरचना में तो वो एक समान नहीं होते हैं लेकिन उनका जो कार्य होता है वो लगभग सबका सेम होता है। उदाहरण के लिए विभिन्न प्रकार के कीट पक्षी जैसे टेरोडेक्टाइल, ड्रैगन फ्लाई, चील व चमगादड़ आदि में उड़ने हेतु पंख होते हैं जो एक समान दिखाई देते हैं, परंतु इन जीवों में पंख अलग अलग प्रकार से विकसित होते हैं। जैसे उड़ने वाले जीवों में पंख अलग प्रकार से विकसित होते हैं। टेरोडेक्टाइल में ये धड़ एवं पश्चपादों के बीच विकसित त्वचा से निर्मित होते हैं। ठीक है, तो इनका कार्य अलग अलग हो जाता है। इसका फिगर देख लो। अब संयोजक कड़ियों से प्राप्त प्रमाण, जो इन दोनों के बीच की कड़ियां होती हैं उसके बारे में जानते हैं। विषाणुओं को सजीव और निर्जीवों के बीच की कड़ी बोलते हैं क्योंकि इनमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक सजीवों वाले होते हैं और कुछ निर्जीवों वाले होते हैं। ठीक है, तो वायरस एक एग्जाम्पल हो गया। अगर ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि सजीवों और निर्जीवों के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है तो वायरस को कहा जाता है। फिर युग्लिना में आता है, युग्लिना को जंतु तथा पौधों के बीच की कड़ी कहा जाता है। प्रोटीरोस्पोरेंजिया ये भी है एक जीव, इसको प्रोटोस्पोरेंजिया संघ प्रोटोजोआ का एक उपनिवेशी जंतु कहते हैं जिसे प्रोटोजोआ पोरीफोरा के बीच की कड़ी कहा जाता है। पढ़ते हैं आर्क्योप्टेरिस, इसको भी जानते हैं, इसको भी विलुप्त पक्षी है लेकिन इसको सरीसृप और पक्षियों के मध्य की संयोजी कड़ी माना जाता है। किसको, आर्क्योप्टेरिस को, सजीवों और पक्षियों, सरीसृप जो रेंगने वाले और पक्षियों के, क्योंकि इसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक पक्षियों के थे और कुछ सरीसृपों के थे। ठीक है, आगे चलते हम लोग। भ्रूणकी से प्राप्त कैसे प्रमाण है, दिखने में देखो सारे सबका भ्रूण एक समान है, परिवर्तन में समानता है। देखो फिश, सैलमेंडर, टर्टवाइज, चिक, पेग, कॉल्फ और रैबिट और ह्यूमन, इन सबका है लेकिन आगे आगे देखो परिवर्तन हुआ और सब में चेंजेस होता है। लेकिन अगर भ्रूणकी की बात करें तो सब लगभग एक जैसे सिमिलरिटी मिल रही है लेकिन आगे संरचनात्मक परिवर्तन हुआ और सबका अलग अलग संरचना बनी। कि परिवर्तन में समानता कैसे हुई, अनेक प्रकार के ऐसे जीव जो बहुकोशिकीय होते हैं, मल्टी सेलुलर हैं सबके सब, परंतु उनके भ्रूणीय परिवर्तन में समानता पाई जाती है। देखो सब में समानता है, जितने भी एनिमल दिए गए सबके अंदर समानता है। बहुकोशिकीय जीवों का एक कोशिकीय युग्मनज से प्राप्त होता है। ये सभी किससे, एक कोशिकीय जो युग्मनज होता है, जाइगोट होता है, ये सभी उनसे बने हुए, लेकिन सब में समानता है और लेकिन आगे संरचनात्मक स्ट्रक्चर चेंज हो जाए। भ्रूणीय जीवन का विकास क्रमशः मोरूला, ब्रेस्टुला और गैस्ट्रुला अवस्था में, इसको मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया था अपनी पहले की क्लासेस में। ये स्ट्रक्चर देख लीजिए। आगे चलते हम लोग। हाँ, अब हम लोग जीवों के अवशेषी अंग से क्या प्रमाण प्राप्त हुए उसको देख लेते हैं। मनुष्यों में अवशेषी अंग हैं, अन्य जंतुओं में अवशेषी अंग है और पादपों में अवशेषी अंग, तीन भागों में डिवाइड किया गया। देख लेते हैं मनुष्यों में कहाँ कौन कौन से अवशेषी, जैसे त्वचा के बाल, कुछ जीवों में बहुत सारे बाल पाए जाते हैं क्योंकि कहते हैं कि कपी हमारे पूर्वज थे तो उनके बहुत सारे बाल, तो धीमे धीमे क्या हो रहा है कि इनका यूज बहुत जब हुआ तो धीमे धीमे क्या हो गया, विलुप्त होते गए। जिनका यूज कम हुआ वो धीमे धीमे क्या होते गए, विलुप्त होते गए। ठीक है, अक्लदाड़, इसका भी बहुत कम प्रयोग हुआ जिसकी वजह से क्या हुआ, अक्लदाड़ किसी किसी में पाए जाते हैं, जरूरी नहीं कि सब में अक्लदाड़ हो ही, विजडम टीथ हो ही। उसके बाद पुच्छ कशेरुकीय, मनुष्यों में पुच्छ नहीं पाई जाती परंतु इनके पूर्वजों में यह पाई जाती थी। पुच्छ न होने के कारण भी कहा जहां कशेरुक दंड खत्म होता है वहां पर अर्ध विकसित पुच्छ कशेरुकाएं पाई जाती जो कि एक साथ जुड़कर कॉक्सिक्स बनाते हैं। उसके बाद निमेशक पटल, आंखों के पानी में जो रहने वाले जीव होते थे उनमें होती थी, तो मनुष्य तो पानी में रहता नहीं था तो इनकी भी निमेशक पटल का धीमे धीमे क्या हो गया, स्थिति खत्म होता गया। ये जो अपेंडिक्स होती है ये
इसका भी अपेंडिक्स भी पाई जाती है, लेकिन ये ज्यादातर जो जी घास फूस खाने वाले जो जीव होते हैं उनमें इसका यूज होता है, लेकिन ह्यूमंस में नहीं होता है। तो ये बस एक अवशेषी अंग के रूप में बनी हुई है बॉडी में, ठीक है। इसी तरह से पक्षियों के अवशेषी पंख होते हैं, वेल का पश्चपात होता है, ये सब अवशेषी अंग के उदाहरण है। घोड़े के पैरों की जो स्प्लिट होती है नहीं यूज होती, लेकिन ये स्प्लिट फॉर्म में बोन होती है। तो 3 अग्रपद में से 4 अग्रपद नखयुक्त थी, क्योंकि आगे की जो 3 थी उनका ज्यादा प्रयोग किया घोड़ों ने, तो वो बढ़ती गई, और जिनका नहीं यूज हुआ वो वहीं पर। इस पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में पढ़ते हैं हम लोग कि पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है। विभिन्न प्रकार के जीवों का पालन पोषण करने वाले वन, घास, क्षेत्र, समुद्र, नदी, पहाड़, मरुस्थल अपने स्वरूप, संरचना एवं कार्य में एक दूसरे से भिन्न है, परंतु फिर भी बहुत सी समानताएं, जैसे कि इन सभी की किसी न किसी प्रकार के सूक्ष्म जीव, शाकाहारी, मांसाहारी जीव पाए जाते हैं। कोई जीव शाकाहारी है, कोई मांसाहारी, कोई अब ह्यूमंस को ले लो वो सर्वाहारी है। तो ये क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र के कुछ इम्पोर्टेंट हैं, जैसे कि वातावरण या पर्यावरण का निर्माण जैविक और अजैविक 2 घटकों से मिलकर के बना है। इनमें जैविक भी कंपोनेंट है और अजैविक भी हैं, बायोटिक और नॉन बायोटिक, ठीक है। आगे देख लेते हैं कि इस प्रकार समुदाय एवं वातावरण दोनों संरचना और कार्य की दृष्टि से एक तंत्र की भांति कार्य करते हैं, जिसे पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। डेफिनेशन क्या है, जो समुदाय एवं वातावरण दोनों रचना और कार्य की दृष्टि से एक तंत्र बनाते भांति कार्य करते हैं, एक सिस्टम के अकॉर्डिंग कार्य करते हैं, उनको पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। आगे चलते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र का अर्थ एवं परिभाषा देख लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट तो इनकी एजे टॉन्सले नाम के जो साइंटिस्ट हैं इनकी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। ए.जी. टॉन्सले जो हैं, इन्होंने 1935 में इकोसिस्टम का डेफिनेशन बताया है कि पारिस्थितिकी तंत्र वातावरण के सभी जैविक और अजैविक कारकों का संपूर्ण संतुलन के फलस्वरूप बनी हुई पद्धति है। जैविक और अजैविक दोनों संतुलन से बनी है, ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र के घटक कौन कौन से, अजैविक घटक हैं और जैविक घटक हैं। अजैविक घटक में कौन कौन से आते हैं, अकार्बनिक पदार्थ आते हैं और कार्बनिक पदार्थ। अकार्बनिक में क्या क्या है, कार्बन चक्र है, हाइड्रोजन चक्र है, नाइट्रोजन साइकिल है, फास्फोरस साइकिल, ये सब किस में आते हैं, अकार्बनिक पदार्थ में आते हैं। कार्बनिक में क्या है, आर्द्रता, ताप, सूर्य का प्रकाश और उसकी तीव्रता तथा वर्षा की मात्रा, ये सब कार्बनिक पदार्थों में आते हैं। एनर्जी क्या है, पृथ्वी पर सूर्य के जो एनर्जी प्राप्त स्रोत है वो एनर्जी वहां से प्राप्त होती है। अब हम लोग जान लेते हैं कि जैविक घटक क्या क्या होते हैं। स्वपोषी या प्राथमिक उत्पादक, परपोषी या उपभोक्ता। प्राथमिक उत्पादक कौन होते हैं, जो सूर्य से डायरेक्ट सनलाइट ले करके अपना भोजन खुद बनाते हैं, उनको स्वपोषी बोलते हैं, मतलब कि स्वयं का खुद बनाते हैं भोजन, ठीक है। स्वपोषी जीव जो कार्बनिक पदार्थों को प्रकाश ऊर्जा व रासायनिक ऊर्जा के माध्यम से पोषक ऊर्जा तथा भोजन में परिवर्तित कर देते हैं। प्लांट्स क्या करते हैं, वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं होते, सनलाइट को सीधा लेते हैं, उसको रासायनिक फॉर्म में बदल करके अपने लिए फूड बनाते हैं। तो ये क्या हो गए, स्वपोषी हो गए। इनको प्राथमिक उपभोक्ता भी बोलते हैं, क्योंकि सनलाइट से सबसे पहले लाइट लेके एनर्जी जो बनाने का काम कर रहे हैं, प्लांट्स कर रहे हैं, तो इनको प्राथमिक उत्पादक कहा गया। उसके बाद हम लोग परपोषी या उपभोक्ता कहेंगे। ये उपभोक्ता क्यों है, क्योंकि ये डिपेंडेंट है दूसरों पर, ये पेड़ पौधों पर डिपेंडेंट है, पेड़ पौधे को उससे बना हुआ फूड लेंगे खुद, तो इसलिए परपोषी हैं। वे जैविक घटक जो स्वपोषी द्वारा उत्पादित भोजन का उपयोग करते हैं और कार्बनिक पदार्थ का अपघटन करते हैं, ठीक है। अब गुरु उपभोक्ता कौन होते हैं, वो खाद्य श्रृंखला के आधार पर पुनः शाकाहारी, मांसाहारी एवं सर्वाहारी में विभाजित किया गया। जो सबसे बड़ा लेवल को उपभोक्ता होगा, जिसमें 3 तरह के जीव होंगे, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। शाकाहारी जो घास, हरी फूस, हरी सब्जियां, इन सब पे डिपेंडेंट होगा, वो शाकाहारी। मांसाहारी आप सभी को पता है, जो मांस सिर्फ खाते हैं वो मांसाहारी तरह प्रकृति के जीव हो गए। और जो सर्वाहारी वो घास फूस भी खा लेंगे, मतलब हरे पेड़ पौधे पे भी खा के अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं और मांस भी खा रहे हैं, तो वो सर्वाहारी हो गए। इनको किस श्रेणी में रखा गया है, गुरु उपभोक्ता की श्रेणी में रखा गया है, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं कि सूक्ष्म उपभोक्ता कौन होते हैं, अपघटक कौन होते हैं। जो हमारे पारिस्थितिकी तंत्र में सूक्ष्म जीव, जीवाणु, कवक आदि मृत तथा जीवित जीव द्रवों के, मतलब कि जो एनिमल जीव मर जाते हैं, पड़े होते हैं, बहुत दिनों बाद जाओ तो देखो वो कहाँ खत्म हो जाते हैं, उनको कौन खत्म कर रहा है, डिकम्पोजर, ये इन्हीं पे आश्रित होते हैं, या इन्हीं से अपना भोजन लेते हैं जो जीव मर चुके हैं, ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में पढ़ लिया, टाइप्स के बारे में पढ़ लिया। अब ऊर्जा के द्वारा ही तंत्र में गत्यात्मक आती है, क्रिया की ऊर्जा प्रवाह कहलाती है। ऊर्जा की प्रवाह कैसे हुई, सबसे ज्यादा ऊर्जा किसमें रही होगी, प्लांट्स में रही होगी। उत्पादों की सौर ऊर्जा को अवशोषित करना और परिवर्तित करने की क्षमता
ये ऊर्जा प्रवाह होती है कि उसके बाद श्वसन, उत्सर्जन, विकिरण आदि क्रियाओं के फलस्वरूप क्षय होने वाली ऊर्जा, ऊर्जा के कुल उत्पादन कितना हो रहा है ऊर्जा का, वो ऊर्जा का प्रवाह। अब ऊर्जा संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इस नियम के अनुसार स्थिर द्रव्यमान वाले तंत्र में ऊर्जा ना तो उत्पन्न होती है ना ही इसका विनाश होता, मतलब ना ही यह नष्ट होती है। केवल ऊर्जा का स्वरूप परिवर्तित किया जाता है, स्थान परिवर्तन भी हो सकता है, मतलब कि उसको परिवर्तित किया जा सकता है, लेकिन ना ही नष्ट हो सकती है और ना ही इसको उत्पन्न किया जा सकता है। ये ऊर्जा संरक्षण का पहला नियम है। दूसरा है एंट्रोपी का नियम। ये क्या था? ऊष्मागतिकी का नियम था। दूसरा क्या नियम है? एंट्रोपी का नियम, लॉ ऑफ एंट्रोपी। ऊर्जा के स्वरूप परिवर्तन तथा स्थानांतरण में ऊर्जा के कुछ भाग का ह्रास या क्षय होता है। यह क्षय ऊर्जा वायुमंडल में ऊष्मा के रूप में विसरित हो जाती है, जिससे 60% ऊर्जा को ही उपापचयी क्रियाओं में उपयुक्त होती है, शेष ऊर्जा का ह्रास हो जाता है, मतलब कि शेष ऊर्जा नष्ट हो जाती है। ये एंट्रोपी का नियम है। मतलब खाद्य श्रृंखला क्या होती है? पारिस्थितिकी तंत्र में जीव भोजन के लिए एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, जिससे एक श्रृंखला बन जाती है, जिसे फूड या फूड चेन कहते हैं। हर जीव एक दूसरे पर निर्भर रहने, जैसे कि हम लोग अगर पेड़ पौधे बीज नहीं देंगे, अनाज नहीं होगा तो हम लोग क्या खाएंगे? ठीक है, सब्जियां कैसे मिलेंगे, फल कैसे मिलेंगे? तो मतलब कि जीव एक दूसरे पर निर्भर है। या अगर जंगल में छोटे जीव नहीं होंगे तो लायन किसको खाएगा? या जो घास को खरगोश खाते हैं, खरगोश को हिरन खाती है, इस तरीके से फूड चेन चल रही ना, इसी को खाद्य श्रृंखला बोलते हैं। फिर घास उत्पादक मतलब प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर मतलब उत्पादक, जिसने की एनर्जी का उत्पादन किया है, उसको कौन खा रहा है? हिरण खा रहा है, जो कि प्राथमिक उपभोक्ता है, जिसको प्राइमरी कंज्यूमर बोलेंगे। और शेर क्या? उच्च उपभोक्ता है, जो कि टॉप कंज्यूमर है। बता चुके हैं, ये फिगर के हेल्प से समझ लेंगे। ये पूरी फूड चेन की टाइप्स कौन कौन से होते हैं? चारण खाद्य, मतलब कि ग्रेजिंग वाले, जो घास के मैदान वाले फूड चेन होते हैं, जो भी टेबल में मैंने बताया वही सब इसमें दिया हुआ है थ्योरी फॉर्म में। तो इसको मैं समझा नहीं रही हूँ, क्योंकि मैंने इसको टेबल में समझा दिया है। इसको आप लोग बुक से देख सकते हैं। फिर आगे हम लोग चलते हैं। खाद्य श्रृंखला की संरचना क्या होती है? ये पूरा एक फिगर और है हमारे पास। तो ये देखिए, सनलाइट है, इससे क्या हुआ? पौधों ने अपना भोजन बनाया है, प्रोड्यूसर है, और इन पौधों को क्या खरगोश खा रहे हैं। ठीक है, देखो खा रहे हैं। और फिर यहाँ से ये देखो ह्यूमन, ये की सॉरी, ये है मांसाहारी, ये है शाकाहारी, और ये है सर्वाहारी। ये शाकाहारी क्यों? क्योंकि ये घास फूस खा रहा है। मांसाहारी क्यों? क्योंकि ये मांस खा रहा है। और ये सर्वाहारी क्यों? क्योंकि ये दोनों खा रहा है, प्लांट्स को भी खा रहा है और जीव को भी खा रहा है। तो इस तरह से, और उत्सर्जित अपघटित पदार्थ क्या हो रहा है? वापस प्लांट्स में ही तो चली जाती है। जो भी जीव जंतु मिट्टी में होते हैं तो खाद फॉर्म में कन्वर्ट होकर के प्लांट्स रूट्स में लेते हैं। इस तरह से चेन चलती रहती है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। खाद्य जाल क्या होता है? फिगर देख लेते हैं तो समझ में आ जाएगा। जैसे कि ये घास है, घास को खरगोश भी खा रहा है, टिड्डा भी खा रहा है, ग्रास ऊपर भी खा रहा है, और चूहा भी खा रहा है। अब इस खरगोश को बाज खा रहा है, इस टिड्डे को जो है भी बाज खा ले रहा है, और ये टिड्डा जो है इस टिड्डे को छिपकली खा ले रही है। फिर ये चूहा जो है इसको भी बाज खा रहा है, और फिर चूहा को सांप भी खा रहा है। तो देखो इस तरह से चेन पूरी बन गई। यहाँ चेन थी अभी तक, एक स्टेप में चेन चली, लेकिन अब क्या हो रहा है? पूरा जाल बन गया। तो इसी को फूड वेब बोला जाएगा। ठीक है, अब ये देखो, घास को खरगोश खाया, बाज खाया, ये पूरा फॉर्म जो अभी फिगर में बताया वही यहाँ पे देखो दिया हुआ है। अब पिरामिड देख लेते हैं। पिरामिड क्या होता है? पारिस्थितिकी तंत्र में जैव मंडल को सतत क्रियाशील बनाए रखने के लिए प्रकृति में विभिन्न पोषक स्तरों के जीवों की संख्यात्मक व्यवस्था रहती है। अतः एक पारिस्थितिकी तंत्र को किसी खाद्य प्रणाली में जीवों की संख्या, जैविक भार एवं एकत्रित ऊर्जा के विभिन्न खाद्य स्तरों पर एक ही जाने वाली जैविक गणना को ग्राफिक रूप से प्रदर्शित करना है पारिस्थितिकी पिरामिड कहलाता है। पिरामिड के कई प्रकार होते हैं। संख्या पिरामिड होता है। संख्या पिरामिड में घास स्थल पारिस्थितिकी तंत्र की संख्या पिरामिड, देखो फिगर से देख लेते हैं तो जल्दी समझ में आएगा, क्योंकि एक रिवीजन क्लास है तो इसको थ्योरी को बहुत ज्यादा नहीं पढ़ सकते हैं। देखो कैसे, देखो यहाँ पे उत्पादक है, हरी घास है, सबसे ज्यादा हरी घास है। ठीक है, इनको प्रथम उपभोक्ता जो है खरगोश, चूहे आदि खा रहे हैं, तो इनका थोड़ा सा जैव भार कम हुआ। फिर द्वितीयक उपभोक्ता है जो सांप है, फिर इनको सांप ने खाया, फिर इनका भी जैव भार कम हुआ। और उसके बाद तृतीयक उपभोक्ता कौन है? बाज है, जो इनको खा रहा है। तो इसी तरह से जो जैव भार होता है उसमें कमी आती है। ये एक पिरामिड है किसका? घास क्षेत्र का। तो इस तरह से पूछ लेता है कि जैव भार में किसका ज्यादा जैव भार होता है। इस क्षेत्र की जो संख्या के पिरामिड होते हैं उनमें जैव भार किसका होता है, इस तरह से पूछ लेता है। फिर जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का एक फिगर देख लेते हैं। उत्पादक है, देखो नीचे से चल रहा है,
उसके बाद फिर प्रथम उपभोक्ता जिसमें प्राणियों का कवक होते हैं, छोटी मछलियां, बड़ी मछलियां, ये तृतीयक उपभोक्ता होता है। ठीक है, ये हमने जान लिया। चलिए फिर वन पारिस्थितिकी तंत्र को देखें, ये जस्ट अपोजिट होता है। इसमें क्या होता है, उत्पादक पेड़ पौधे हैं, प्रोड्यूसर, ठीक है, पेड़ पौधे प्रोड्यूसर हैं। उसके बाद प्रथम उपभोक्ता में पक्षी है, पेड़ पौधों पे ही तो पक्षी रहते हैं। फिर उसके बाद वहां पे घोंसला, फिर द्वितीयक में सेकंड कंज्यूमर, द्वितीयक क्या हुए, जुए हो गए। ठीक है, जो जुए होते हैं वो दूसरे पे रहते हैं ना, ह्यूमन एनिमल के बॉडी पे या ह्यूमन के बॉडी पे जो जुए रहे, तो द्वितीयक है हुए ना, किसी के ऊपर डिपेंडेंट है। उसके बाद तृतीयक उपभोक्ता में परजीवी, बैक्टीरिया, ये सब आते हैं। ये किसका था, वन पारिस्थितिकी तंत्र का था। ठीक है, ये वन पारिस्थितिकी तंत्र की बात कर रहे हैं। पेड़, पेड़ के ऊपर बर्ड्स में, फिर उसके बाद द्वितीयक पे कौन से है, जुए आ गए जो एनिमल्स के ऊपर रह रहे हो, फिर तृतीयक में परजीवी, बैक्टीरिया, जीवाणु, ये हो गया। ठीक है, इनका देख लिया। पॉइंट का देख लेते हैं, फिगर से समझ लेंगे तो जल्दी चीजें समझ में आ जाएंगी। इसमें क्या है, उत्पादक कौन है, प्लवक है। पादप प्लवक जो होते हैं, प्रथम उपभोक्ता कौन है, प्राणी प्लवक, और द्वितीयक छोटी मछली और बड़ी मछली। इसका जैव भार क्या होता है, जस्ट अपोजिट होता है। देखो इस तरह से क्वेश्चन बन जाता है फिगर से ही, जैव भार किसका ज्यादा है, किसका कम है। अब ऊर्जा पिरामिड क्या है, देख लो। ये एक फिगर है हमारे पास, घास एवं तालाब पारिस्थितिकी तंत्रों के ऊर्जा पिरामिड। घास का एक दिया है, एक तालाब का दिया है। घास देखो, हरे घास हैं, उनको शाकाहारी जीव खा रहे हैं, फिर छोटे मांसाहारी जीव इनको खा लेते हैं, और फिर इनको सबसे जो सर्वोच्च मांसाहारी हो रहा है वो खा रहा है। लेकिन इधर देखो, इधर जो सूक्ष्म जीव बहुकोशिकीय शैवाल है, उनको शाकाहारी मछलियां खा रही हैं, और शाकाहारी मछलियों को छोटी मांसाहारी जीव खा रहे हैं, और फिर छोटे मांसाहारी जीवों को उच्च मांसाहारी जीव या बड़ी मछलियां दोनों खा रहे हैं। तो इसमें तृतीयक ऊर्जा स्तर का क्या हो रहा है, कन्वर्जन हो रहा है। तृतीयक ऊर्जा स्तर देखो, यहाँ जा रही तृतीयक ऊर्जा स्तर, और पहले की 21% ऊर्जा का क्षय कहाँ, यहाँ हो रहा है। ठीक है, उसके बाद 30% ऊर्जा का क्षय यहाँ पे हो रहा है, और उसके बाद तृतीयक ऊर्जा के पास ये जा रही। ठीक है, 21 से 30 तक गया। ठीक है, चलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जिसका नाम है खनिज और अयस्क, मतलब कि मिनरल एंड ओर। खनिज क्या है, समान जीवन में मनुष्यों के दैनिक कार्यों में आने वाली छोटी से छोटी वस्तुएं, जैसे सिलाई की सुई, रेल के विलायक, इंजन, मोटर गाड़ियां, सब क्या है, खनिज से ही तो बने हुए हैं। तो मेन डिफिनेशन पे आते हैं हम लोग कि खनिज वह पदार्थ जिसको खानों या मूल स्रोतों से प्राप्त करते हैं उसे खनिज कहते हैं। ठीक है, भारत में अयस्क तथा खनिज का प्रतिस्थान कहाँ है। ठीक है, सीधा हम लोग टेबल से देखते हैं। निष्कासित धातु जो होती हैं ये देखते हैं, जिंक है, यही इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ आते हैं। जिंक, जिंक का अयस्क नाम क्या है, कैलेमाइन है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, जिंक ये CO3 कार्बोनेट। ठीक है, ये देखो कार्बोनेट ऐड जुड़ा हुआ है इसमें, CO3 क्या है, कार्बोनेट है। ठीक है, तो मैग्नीशियम का क्या है, मैग्नेसाइड है। कॉपर क्या है, कॉपर ग्लास है। लेड का गैलेना है। आयरन का हेमेटाइड है, और सिल्वर का अर्जेंटाइन है। एल्युमिनियम का बॉक्साइड है, और कैल्शियम का जिप्सम है। ये अयस्क के नाम इस तरह से पूछ लेता है कि सिल्वर के अयस्क का क्या नाम है, अर्जेंटाइन है। इसका फॉर्मूला क्या है, Ag2S है। ठीक है, जिप्सम का क्या है, CaSO4 डॉट, वाटर के 2 मॉलिक्यूल, और एल्युमिनियम बॉक्साइड का क्या है, Al2। हाँ ये देखो, एल्युमिनियम का क्या है, Al2O3, और वाटर के 2 मॉलिक्यूल। ये इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूले भी पूछ लेते हैं, और इसका अयस्क का नाम भी पूछ सकता है। तो ये सब याद करिए। इसमें अयस्क के रूप कौन कौन से है, कार्बोनेट है, देखो ये कार्बोनेट, ये कार्बन। इसमें सल्फाइड है, इसमें भी सल्फाइड है, इसमें ऑक्साइड है, इसमें भी सल्फाइड है, इसमें ऑक्साइड है, और इसमें सल्फेट है। ठीक है, ये है सल्फेट और ये ऑक्साइड। आगे चलते हैं, हम लोगों ने टेबल से समझ लिया। उसके बाद दूसरा है कि धातु का नाम और अयस्क का नाम देख लेते हैं। वहां पे हम लोगों ने टेबल नंबर 1.1 में देख लिया था क्या, कि कुछ अयस्क धातु, उनके निष्कर्षित होने वाली धातुओं के नाम। यहाँ पे भी धातु के नाम और कहाँ पाए जाते हैं, प्राप्ति स्थान देख लेते हैं। वही जो थ्योरी में लिखा है वही टेबल फॉर्म में दे दिया है, तो यहाँ से इजिली याद हो जाए। जैसे लोहा है, आयरन है, उसका इसका नाम हेमेटाइड है। ये बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। तांबे का इसका नाम कॉपर पायराइड, आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान में। एल्युमिनियम का होता है बॉक्साइड, ये MP में, छत्तीसगढ़, बिहार, उड़ीसा, तमिलनाडु, गुजरात और जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। ठीक है, कैल्शियम क्या है, चूना पत्थर होता है इसका अयस्क। यह सभी राज्यों में पाया जाता है संगमरमर के रूप में, या राजस्थान तथा MP में पाया जाता है। ठीक है, ये हम लोगों ने जान लिया कहाँ पाया जाता है, इनके नाम क्या होता है, इनके फॉर्मूले क्या होते हैं, ऑक्साइड नेम ये जान लिया। अब अधात्विक कौन से होते हैं, अभ्रक।
अभ्रक में कहाँ पाए जाते? बिहार, उड़ीसा, तमिलनाडु और राजस्थान में पाए जाते। बहुमूल पत्थर सबसे ज्यादा राजस्थान में। पेट्रोलियम जो आधात्विक है वो सब धात्विक थे, ये गुजरात, असम, अरब सागर के तटीय क्षेत्र तथा कावेरी, कृष्णा, गोदावरी नदियों के मुहाने पे पाए जाते। कोयला कहाँ पाया जाता है? पश्चिम बंगाल, बिहार और तमिलनाडु में पाया जाता है। तो ये पढ़ लिया हम लोगों ने। अयस्क, अयस्क के टाइप कहाँ पाए जाते हैं, ये सब पढ़ लिया। उसके बाद हम लोग आते हैं कि धातु और अधातु क्या होते हैं। अपारदर्शी एवं चमकदार पदार्थों को धातु कहते हैं। अपारदर्शी मतलब कि आर पार नहीं देखा जा सकता, और चमकदार पदार्थों को धातु कहते हैं। धातु के गुण कौन कौन से हैं? धातु के निम्नलिखित गुण है। धातु के भौतिक गुण पहले पढ़ लेते हैं। धातु के भौतिक गुण है धात्विक चमक, सबसे ज्यादा इसमें क्या होती है? चमक होती है, विशेष प्रकार की चमक होती है, धात्विक चमक होती है, ठीक है, जैसे कि चांदी, सोना, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। कठोरता, धातु कठोर होते हैं लेकिन विभिन्न धातुओं की कठोरता अलग अलग होती है। जैसे कि चांदी की कठोरता देख लीजिए, सोने की कठोरता देख लीजिए। कुछ धातु अधिक कठोर होते हैं और कुछ कम कठोर होते हैं, ठीक है। आसानी से काटा जा सकता है, इसे चाकू से आसानी से काटा, लेकिन सोडियम धातु अति मुलायम होता है और इसे आसानी से काटा जा सकता है। एक सोडियम धातु ऐसा होता है जो सबसे मुलायम होता है, जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है, ठीक है। ये क्रियाकलाप दिया हुआ है कि सोडियम को किस तरीके से काटा जाता है, सर्वप्रथम किसने दिया था, ये सब चीज। अब आघात वर्तनीयता कहते हैं कि जिसको इसको जितनी चोट करके हम बहुत तन्य करके पतला से पतला कर सकते हैं, ठीक है। जैसे इसी धातु के गुण के कारण धातु को पीट करके चादर बनाई जा सकती है। जैसे लोहे का उपयोग कार तथा अन्य गाड़ियों की बॉडी का बनाने के लिए करते हैं। सोना, चांदी आदि धातुओं को पतली शीट बनाकर उनका उपयोग आभूषण में करते हैं। तो एक धातु का ये भी पॉइंट होता है कि आघात वर्तनीयता होती है, ठीक है। हाँ, धातुओं का गलनांक तथा क्वथनांक बहुत ज्यादा होता है, मतलब कि इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही बहुत ज्यादा होता है। लेकिन गैलियम धातु का गलनांक बिंदु काफी कम होता है। गैलियम तथा सीजियम धातु का गलनांक इतना कम होता है कि उन्हें रखने पर समान तप पर ही गल जाती। तो एक ऐसा धातु है जो गैलियम है, जो जिसका बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट दोनों ही बहुत कम होता है। तो इस तरह से जो एक अलग विशिष्टता रखता है अपने आप में, वो ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद धातुओं के रासायनिक गुण, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करते हैं, जल के साथ अभिक्रिया करके बना लेते हैं, ठीक है। देखो हाइड्रोजन गैस बना लिए, अभिक्रिया अम्ल के साथ ये रिएक्ट कर जाते हैं धातु, ठीक है। जिंक के साथ HCl है, इसने रिएक्शन किया तो जिंक क्लोराइड बन गया और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गई, ठीक है। अधातु और अधातु में विभेद देख लेते, जो अभी मैंने पढ़ाया वही डिफरेंस यहाँ पे दिया हुआ है कि ये सामान्य ठोस होते हैं, ये द्रव, गैस और तीनों अवस्था में पाए जाते हैं। अपारदर्शी होते हैं, पारदर्शी होते हैं, इनका घनत्व अधिक और गलनांक भी उच्च होता है, इनका कम होता है। इनमें चमक होती है, इनमें नहीं होती, वही डिफरेंस जो अभी बताया वही इसमें भी दिया है। फिर धातु और अधातु के डिफरेंस यहाँ भी दिया हुआ है। इनके ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, जबकि इनके ऑक्साइड क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं। अम्लों से क्रिया करके धातुएं हाइड्रोजन को विस्थापित करती हैं, अम्लों से क्रिया करके अधातुएं हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करती। अभी मैंने एक रिएक्शन दिखाई थी जिंक वाली, उसमें हाइड्रोजन गैस निकल रही थी, तो अधातु में हाइड्रोजन गैस निष्कासित होती, बल्कि अधातु में नहीं होती है, ठीक है। तो मिश्र धातु क्या होती है? किसी धातु अथवा धातु के साथ मिलने वाली धातुओं को मिश्र धातु कहते हैं। मतलब कि कोई धातु है और धातु उसमें जो और मिलने वाली जो धातुएं होती है उनको मिश्र धातु कहते हैं। जैसे पीतल, कांसा, स्टील, ये सब मिल करके धातुओं से बनती है ना। तो मिश्र धातु का रासायनिक यौगिक में क्षरण नहीं होता। मिश्र धातु वायु तथा नमी के संपर्क में आने पर खराब नहीं होती, मतलब कि इन पे जंग नहीं लगती। कभी देखा है कि लो आयरन या तांबा और पीतल पे कभी जंग लगती है? नहीं, पर ये वायु से रिएक्ट करके कभी कभी ग्रीन हो जाती है। तांबे की लोटा देखा होगा इस तरह से। फिर मिश्र धातु रोल गोल्ड जो बाजार में बिकता है वो है, जिनमें 90% कॉपर होता है, 10% एल्युमिनियम होता है, आभूषण और मूर्तियां बनाने के लिए किया जाता है। बेल मेटल कॉपर 80% होता है। इस तरह से कभी कभी रेशियो पूछ लेता है कि भाई बताओ कांस्टेंशन है, इसमें कॉपर कितना प्रतिशत होता है, निकल कितना का प्रतिशत, या किससे मिलकर। मुद्रा धातु जो होती है 95% कॉपर, 4% और 1% फॉस्फोरस, ठीक है। पीतल, पीतल का ज्यादातर पूछ लेता है, 60 से 80% कॉपर होता है, 20% जिंक होता है। कांसा जो ब्रोंज होता है 88% कॉपर और 12% स्टेंशियम हो गया। उसके बाद हाँ 12% ये हो गया। उसके बाद सिक्के, बर्तन, घंटे, घंटियां, जहाज आदि सबके अलग अलग दिए हुए हैं। रेशियो दिया हुआ है किससे कौन सी धातु मिलकर के क्या कौन सी धातु बनी है। डच मेटल, मोनल मेटल, कांस्टेंट, फॉस्फोरस, ब्रोंज, ये सब दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर की समरी दी हुई है, तो यहाँ से मेटलर्जी क्या होती है सब देखो दिया हुआ है शॉर्ट फॉर्म में, तो ये यहाँ से पढ़ सकते हैं आप लोग, ठीक है।
चलते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है आवर्त सारणी। आवर्त सारणी क्या है? आवर्त सारणी क्या है? मेंडलीफ ने तत्वों परमाणु भार के बढ़ते क्रम के अनुसार सारणी तैयार की थी, जिसे आवर्त सारणी कहेंगे। आवर्त सारणी के नियम क्या है? आवर्त तत्वों के वर्गीकरण के प्रतिस्थापित नियम है। एक तो डोबर नियम का त्रिक नियम है और न्यूलैंड का अष्टक नियम है, ठीक है। हाँ, अब हम लोग पढ़ते हैं तत्वों के आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कौन सी थी, इनकी क्या क्वालिटी थी, किस वजह से ये आगे सक्सेस रही, ठीक है, इसके बारे में जानते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी आधुनिक आवर्त नियम पर आधारित होती है। आधुनिक आवर्त सारणी में रासायनिक तत्व उनकी संगत विशेषताओं के साथ एक सारणी रूप में दर्शाते हैं। आवर्त सारणी में तत्व परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में दर्शाए गए, मतलब कि परमाणु क्रमांक, ये तो संशोधित आवर्त सारणी जो थी उसमें भी था। फिर प्राथमिक समूह, द्वितीयक समूह और वर्गीकृत किया जाता है इनको। कई आवर्त प्राथमिक समूह, द्वितीयक और तृतीयक में वर्गीकृत। वर्तमान में आवर्त सारणी में कितने तत्व हैं? 118 तत्व है, ठीक है। मेंडलीव की सारणी में अल्फ्रेड वर्नर ने आवर्त सारणी का वर्तमान स्वरूप निर्मित किया। 1952 में कोस्टा रिका ने वैज्ञानिक गिल चावेरी ने आवर्त सारणी का नया रूप प्रस्तुत किया। अब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण देखते हैं। ये एसपीडीएफ ये पूरा मैंने उस दिन पढ़ाया था हमारे सेकेंड सेमेस्टर में, तो यहाँ पे मैं बहुत ज्यादा डीप में नहीं पढ़ाऊंगी, ठीक है। देखो, एस ब्लॉक तत्व में मैंने बताया था ऐसे तत्व जिनका बाह्यतम कोश अंतिम इलेक्ट्रॉन एस कक्षक में प्रवेश करता है उसे एस ब्लॉक तत्व बोलते हैं। ये फर्स्ट ए सेकंड ए समूह तथा वर्ग फर्स्ट और सेकंड के तत्व होते हैं। फर्स्ट ए सेकंड ए और फर्स्ट और सेकंड वर्ग के समूह होते हैं। इनके NS इलेक्ट्रॉन NS1 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। जैसे हाइड्रोजन का बाह्यतम कक्ष में 1 है, हीलियम 2 होता है तो इनके भी 1 होगा। उसके बाद सोडियम 11 होता है, तो इसको हमने रिप्रेजेंट करके बताया था कि 2 8 10 हुआ। एक बाह्यतम कक्षा में कितना? 1 है, इसीलिए इसको फर्स्ट ए समूह में रखा गया। इन सब में बाह्यतम कक्षा में 1, तो इसे एस ब्लॉक से तत्व ब्लॉक के तत्व रखे गए। पी ब्लॉक में क्या था? इसके बाह्यतम कोश के अंतिम इलेक्ट्रॉन पी कक्ष प्रवेश करते हैं, और मतलब कि एस ब्लॉक था, पी ब्लॉक था, एसपीडीएफ पूरा बना करके उस दिन बताया था, तो इसकी डिटेल में क्लास मैंने उसमें बताया था, तो आप सेकंड सेमेस्टर के लेक्चर से भी देख सकते हैं, ठीक है। और इसको थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स, सेवंथ ए और शून्य समूह में पी ब्लॉक तत्व को रखा गया था। ये वर्ग कहाँ से था? 13 से 18 तक के वर्ग में रखा गया था, और कुल इसमें 31 तत्व आते हैं। किसमें? पी ब्लॉक श्रेणी में, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं। डी ब्लॉक में क्या है? ऐसे तत्व जिनके बाह्यतम कोश में अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्ष में प्रवेश करते हैं, और डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं ये थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स बी, सेवेंथ बी, एट्थ बी, फर्स्ट बी, सेकेंड बी समूह तथा वर्ग 3 से 12 के तत्वों में आते हैं। और इनमें कुल कितने तत्व हैं? 40 तत्व हैं। ये इंपॉर्टेंट और इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहता है n-1 d की पावर 1-10, मतलब कि NS1-2। ये जब एक 1s2, 2s2, 3s2, 3p6, 4s2 इस तरह से जब बनाते हैं, तो ये एक ज़िगज़ैग फॉर्म होता है कि एस में पी में पहले पी में पहले चला जाता है, डी में बाद में चला जाता है। वो एक प्रोसेस होती है, वो इतनी डिटेल क्लास जब कभी लेंगे केमिस्ट्री की तो उसमें पढ़ाएंगे। अभी इतना ही जानते हैं हम लोग। फिर एफ ब्लॉक में जो बाह्यतम कक्ष में एफ कक्ष में प्रवेश करते हैं वो एफ ब्लॉक के तत्व होते हैं, और इनके एफ ब्लॉक तत्व के अधिकांश गुण डी ब्लॉक के तत्वों के समान होते हैं। ये और हाँ, इसमें विद्युत संयोजन यौगिक बनाने का गुण पाया जाता है। और 5F श्रेणी के तत्व ट्रांसयूरेनिक तत्व कहलाते हैं। अगर ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि 5S के कौन से तत्व कहलाते हैं, तो ट्रांसयूरेनिक कहलाते हैं। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखो ये होता है। और फिर हम लोग चलते हैं एस ब्लॉक तत्व हैं। इनमें देखो कितने एलिमेंट दे रखे हैं, 1 2 3 4 5 6 ये सारे एलिमेंट दे रखे हैं एस ब्लॉक तत्व में, ठीक है। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम और बेरियम और रेडियम, ठीक है। ये दिया हुआ है एस। और देखो पी ब्लॉक तत्व में ये दिए जो ऊपर अभी पढ़ाया है। और ये देखो डी ब्लॉक तत्व में इतने एलिमेंट दिए हुए, 40 एलिमेंट बताया था, इसमें 38 बताया था। और ये लेंथेनाइड सीरीज थी, इनको अलग तत्व में रखा है जिनको एफ ब्लॉक एलिमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। लेंथेनाइड श्रेणी के परमाणु क्रमांक 58 से 71 था, और एक्टिनाइड का 90 से 103 था। ये आधुनिक आवर्त सारणी की फिगर थी, देख लिया। और यहाँ पे हम लोगों ने आवर्त सारणी के बारे में पढ़ा, मोजले की पढ़ी, और मॉडर्न आवर्त सारणी पढ़ी, और संशोधित आवर्त सारणी पढ़ी थी हमने। और इस तरीके से ये चैप्टर हमारा यहाँ पे खत्म होता है। फिर चलते हैं हम लोग और नेक्स्ट चैप्टर की तरफ।
हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। चैप्टर 4, स्थिर विद्युत आवेश तथा विद्युत धारा। चार्जेस क्या होते हैं पढ़ते हैं। स्थिर विद्युत की विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्थिर तथा अत्वरित वाले विद्युत आवेश से जुड़े परिघटनाएं और गुणों की जानकारी प्राप्त होती है। स्थिर तथा अत्वरित, ठीक है। अतः स्थिर विद्युत विज्ञान की इस शाखा को विद्युत विराम स्थिति का अध्ययन करते हैं। इलेक्ट्रॉन सिद्धांत जान लेते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज जे टॉमसन ने की थी और इलेक्ट्रॉन एक ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन एक ऋणावेशित कण है जो नाभिक के चारों ओर विभिन्न ऊर्जा स्तरों की कक्षा, जैसे ये नाभिक होता है, ये कक्षा होती है, तो इनके चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो होता है चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है। तो इसको इलेक्ट्रॉन आवेश कहते हैं। इलेक्ट्रॉन आवेश की खोज जे टॉमसन। और हाँ, प्रोटॉन की धनात्मकता के समान होती है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, ठीक है, ये हमने बताया था। और प्रोटॉन का क्या होता है, जस्ट इसमें चार्ज बदल जाते हैं, ये पॉजिटिव हो जाता है, इस पे कौन सा आवेश लग जाता है, पॉजिटिव, और इस पे निगेटिव, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश जान लिया और प्रोटॉन का आवेश जान लिया, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। जब किन्हीं दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो दोनों वस्तुओं पर आवेश आ जाता है। दोनों वस्तुओं को रगड़ते हैं तो दोनों पे आवेश आ जाता है। एक वस्तु से दूसरी वस्तु में आवेश स्थानांतरित होने लगता है। इस प्रक्रिया को जो वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है उस पर ऋणात्मक आवेश होता है और जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करती है उस पर धनात्मक आवेश होता है। कहने का मतलब कि दो वस्तुओं को रगड़ा गया और दोनों में आवेश चार्जेस संचित हुए, एक पे पॉजिटिव चार्ज है, एक पे निगेटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज किस पे आ रहा है, रीजन क्या है, जो अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, त्याग दे रहा है, उस पे पॉजिटिव चार्ज, और जो इलेक्ट्रॉन को ले रहा है आवेश, वो निगेटिव चार्ज उस पे आ जाएगा, ठीक है। जो लेता है उस पे निगेटिव, जो देता है वो पॉजिटिव। तो ये समझ में आ गया। आवेश को स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। फिर विद्युत आवेश का एमकेएस पद्धति में कूलाम कहते हैं, ठीक है। यदि किसी चालक में 1 एम्पियर की विद्युत धारा मतलब कि करंट फ्लो कराई जाती है 1 एम्पियर की, तो 1 सेकंड तक, टाइम कितना है 1 सेकंड तक प्रवाहित, तो उस चालक से गुजरने वाले आवेश की मात्रा कितनी होगी, 1 कूलाम होगी। 1 एम्पियर धारा मतलब कि आई 1 एम्पियर और टाइम कितना है 1 सेकंड, तो उस पूरे को क्या बोलेंगे, 1 कूलाम, ठीक है। उसके बाद प्रकृति में पाए जाने वाले आवेश जिनमें निम्न आवेश होना संभव नहीं है उसे मूल आवेश कहा जाता है, ठीक है। ये सारे आवेश जिनमें संभव नहीं होते उसे मूल आवेश कहते हैं। आवेश के प्रकार कौन से होते हैं, धनात्मक आवेश होते हैं जिनमें पॉजिटिव चार्ज होते हैं, वो धनात्मक आवेश होता है। जैसे किसी वस्तु पे इलेक्ट्रॉन के अभाव को धनात्मक आवेश है, जिसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है उनको धनात्मक आवेश कहते हैं। कांच की छड़ रेशमी कपड़े के साथ रगड़ी हुई जाती है तो उसपे देखते हैं इलेक्ट्रॉन चार्जेस अपनी तरफ आकर्षित, उसमें और जो आकर्षित करते हैं वो धनात्मक आवेश होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को देते हैं, ट्रांसफर करते हैं, स्थानांतरित करते हैं, पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। ऋणात्मक आवेश जान गए हम लोग, ये एग्जाम्पल दिया हुआ है। ऋणात्मक आवेश जो इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं वो ऋणात्मक आवेश होते हैं। कूलाम का नियम पढ़ते हैं। कूलाम क्या है, सन 1785 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम ने एक नियम प्रतिपादित किया था। इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु, देखते हैं, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला फोर्स, देखो यहाँ पे दो स्थिर बिंदु हैं, इनके बीच जो लगने वाला फोर्स है, आकर्षण या प्रत्याघात, अब एक तरफ आएंगे तो उसमें क्या होगा, आकर्षण होगा, लेकिन अगर ये दोनों लोग बिंदु अपोजिट डायरेक्शन में हो तो इसमें क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। तो आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती यह बल उन आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के अनुदिश होता है, ठीक है। यही कूलाम का नियम था। फॉर्मूले से देख लेते हैं। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q1 क्या है, ये जो हमने बिंदी बनाई थी ना, इन दोनों के बीच जो लगने वाला फोर्स था, ठीक है, और R स्क्वायर, ठीक है। F इज इक्वल टू 1/R की वैल्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन अनुपाती नियतांक है, ठीक है। ये क्या है, एक नियतांक है, ठीक है। इसका मान बल, आवेश, दूरी, मात्राओं तथा आवेशों के माध्यम पर निर्भर करता है। एसआई मात्रक जान लेते हैं, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लीजिएगा, पढ़ा दिया। फिर इसके बाद एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, किसका, कूलाम का। उसके बाद इसकी वैल्यू जान लेते हैं।
कि ये आवेश निर्वात तथा वायु में, मतलब कि निर्वात और वायु में स्थिर हो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होगी, 9.0 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। इस तरह से पूछ लेता है, ठीक है। और Q1 और Q2 पर अगर 1 कूलाम चार्ज लग रहा है और इसकी दूरी कितनी है, 1 मीटर है, मतलब इसको दूरी से रिप्रेजेंट किया 1 मीटर है, तो फोर्स कितना लगेगा, 9×10⁹ न्यूटन होगा, इस पे फोर्स निकलेगा। इसकी वैल्यू नहीं पता चल गई, इसकी पता है, इसकी पता है, तो हम फोर्स निकाल लेंगे कि दो स्थिर बिंदुओं के बीच कितना फोर्स लगेगा, इजिली निकाल लेंगे अगर वैल्यूज दी हुई है तो। उसके बाद विद्युत धारा क्या होती है, यदि किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन पर कोई बल किसी निश्चित दिशा में लगे, यदि किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन पे कोई बल एक निश्चित दिशा में लगती है तो अनियमित गति के साथ साथ इलेक्ट्रॉन बल की दिशा में थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाता है। मतलब कि अनियमित कोई गति होती है, उसके साथ इलेक्ट्रॉन धीमे धीमे बढ़ता चला जाता है, अर्थात बल की दिशा में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण भी होता है, इसे विद्युत धारा बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन के फ्लो को तो विद्युत धारा बोलते हैं, ठीक है। आगे फॉर्मूले से समझते हैं। 1 एम्पियर में 1 कूलाम अपॉन सेकेंड, मतलब कि किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है। किसी भी चालक में आवेश प्रवाह की दर क्या कहलाती है, विद्युत धारा कहलाती है, ठीक है। टाइप कौन कौन से है, विद्युत धारा दो तरह की होती है, प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा। प्रत्यावर्ती धारा को क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं, जिसको एसी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, और दिष्ट धारा को डायरेक्ट करंट बोलते हैं, मतलब कि डीसी से रिप्रेजेंट करते हैं। इस प्रकार किसी विद्युत धारा का परिणाम और धारा की दिशा निश्चित समय के साथ परिवर्तित होती रहती है। एक टाइम के बाद जो करंट होती है, आई धारा होती है, वो क्या होती है, परिवर्तित होती रहती है, तथा इस धारा की निश्चित आवृत्ति होती है। अर्थात जब विद्युत धारा एक निश्चित समय अवधि के बाद अपनी दिशा तथा ध्रुवता बदलती है तो उसे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं, मतलब उसे एसी करंट कहते हैं। एक निश्चित समय के बाद वो अपनी करंट की जो दिशा होती है उसको बदल देती है, तो उसको बोलते हैं प्रत्यावर्ती, मतलब अल्टरनेटिंग करंट। और डायरेक्ट करंट कौन सी थी, वह विद्युत धारा जिसकी दिशा नहीं बदलती है, मान स्थिर रहता है, मतलब कि वो अपनी डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है उसी डायरेक्शन में फ्लो होती रहती है, उसको दिष्ट धारा मतलब कि डीसी कहते हैं। तो हमने विद्युत धारा के टाइप्स जान लिए। आगे चलते हैं हम लोग कि प्रतिरोध क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है। किसी चालक में प्रवाहित धारा के मार्ग, किसी चालक है, कोई ये चालक है, इसमें जो धारा फ्लो हो रही है उसमें अवरोध उत्पन्न करने वाले गुण को प्रतिरोध कहा जाता है। अगर ये कोई धारा है चल रही है, इसमें अगर यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस लगा हुआ है तो यहाँ तक धारा आएगी और यहाँ पे रोक लगा दी जाएगी, तो रोक अगर जो लगा रहा है उसको रेजिस्टेंस बोलेंगे, प्रतिरोध बोलेंगे, ठीक है। प्रतिरोध इज इक्वल टू क्या आता है, विभवांतर और धारा। विभवांतर को वोल्ट में रिप्रेजेंट करते हैं, धारा को एम्पियर में रिप्रेजेंट करते हैं। तो रेजिस्टेंस निकालना हो तो हमको विभवांतर पता होना चाहिए किसी भी सर्किट का, और करंट पता होनी चाहिए, आई पता होनी चाहिए, फ्लो कितना हो रहा है, ठीक है। इन तीनों में से दो भी चीजों की पता है वैल्यू, तो हम नेक्स्ट की अगर हम जैसे कि R इज इक्वल टू V अपॉन आई है, मान लो हमें रेजिस्टेंस निकालना तो हम इस फॉर्मूले से निकाल लें। अगर आई निकालना होगा तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये हमारा आई इधर हो जाएगा और V अपॉन आर पता होना चाहिए, ठीक है। आर की वैल्यू पता, मतलब तीनों में से दो की वैल्यू पता होगी तो हम इजिली एक की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ पे वही प्रतिरोध से निकाला गया, विभवांतर 8 वोल्ट दिया है, धारा आई मतलब तो 4 डिवाइडेड बाई 2 तो 2 ओम। इसकी प्रतिरोध की धारा हमेशा ओम में, इसको एक सिंबल से भी रिप्रेजेंट करते हैं ओम को, और ओम लिखकर भी, तो ये 2 ओम किसकी, प्रतिरोध की, चालक की प्रतिरोध, मतलब रेजिस्टेंस निकल आया हमारा। इस तरीके से फॉर्मूला अगर पता है तो इजिली रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। अब रेजिस्टेंस का संयोजन कैसे होता है, दो तरह से रेजिस्टेंस का संयोजन होता है, ठीक है। डायरेक्ट हम लोग चलते हैं, कितने टाइप से संयोजन होता है, दो तरह से होता है, एक श्रेणी संयोजन होता है, एक समांतर संयोजन। जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को इस प्रकार से संयोजित किया जाए कि वह एक दूसरे के साथ श्रेणी में हो तो इस प्रकार के प्रतिरोध को श्रेणी संयोजन, मतलब कि श्रेणी वाइज ऐसे जो होते हैं, यहाँ पे R1 है, यहाँ पे R2 है, तो R इज इक्वल टू R1 प्लस R2, इस तरह से जो संयोजन होता है, मतलब श्रेणी वाइज जो होता है उसको श्रेणी संयोजन बोलते हैं। रेजिस्टेंस को जोड़ने के लिए ये देखो एग्जाम्पल दिया हुआ है, R1 दिया हुआ है, R2 दिया है, R3 दिया है, यहाँ पे विभवांतर लग रहा है V1 V2 V3, ठीक है। तो ये देखो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, मतलब विभवांतर जितना बढ़ेगा उतनी ही करंट बढ़ेगी, इसको IR से भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये फॉर्मूला दिया हुआ है। R क्या है, कांस्टेंट है, नियतांक है, प्रतिरोध, ठीक है। आगे चलते हैं, ये वही फॉर्मूला पूरा डिराइव किया गया है।
समानांतर श्रेणी क्या होती है, जो इस तरह से मतलब कि करंट यहाँ आ रही है और डिवाइड हो जा रही है, देखो। और वहां पे क्या हो रही थी, करंट एक फ्लो में जा रही थी ऐसे से, फिर यहाँ पे यहाँ गई, फिर यहाँ से फिर यहाँ गई, तो वहां पे एक सीरीज वाइज में था। यहाँ पे क्या हो रही, करंट यहाँ से शुरू हो रही है और तीनों में डिवाइड हो जा रही, कुछ यहाँ पे रेजिस्टेंस के पास जा रही, कुछ यहाँ डिवाइड हो गई। इसको बोलते हैं समानांतर श्रेणी, मतलब कि पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। I1 इज इक्वल टू V अपॉन R1, I2 V अपॉन R2, क्योंकि रेजिस्टेंस सबका अलग अलग दिया हुआ है। और इस तरीके से V क्या है, कॉमन है। यहाँ देखो सबकी वैल्यू दी हुई थी V अपॉन R2, लेकिन V कॉमन है तो हमने इसको V कॉमन ले लिया, और 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2 और 1 अपॉन R3। तो I इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। इस तरीके से इसकी वैल्यू निकाली, क्योंकि I इज इक्वल टू V अपॉन R होता है, तो यहाँ पे V अपॉन R भी लिख लिया, 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2 और 1 अपॉन R3, ठीक है। फ्यूज क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। किसी सर्किट में फ्यूज एक बचाव यंत्र होता है, क्योंकि हर घरों में देखो फ्यूज कनेक्शन का फ्यूज लगवाते हैं। ये वायरिंग होने पर शॉर्ट सर्किट को वार्निंग, मतलब कि कोई खतरे की अगर होती है या करंट धारा ज्यादा आ रही, तो ये क्या होता है, ऑटो कट लगा देता है, खुद ही करंट के फ्लो को रोक देता है। उसको फ्यूज कहते हैं, मतलब कि इलेक्ट्रिक सप्लाई को ऑटो कट कर देता है ताकि ये कोई भी नुकसान ना हो, उसे कहते हैं फ्यूज। ये एल्यूमिनियम से बने होते हैं, ठीक है, तांबा चांदी और एल्यूमिनियम से बने होते हैं फ्यूज। फ्यूज के कार बता ही चुके हम, यही सब दुर्घटनाओं से बचाते हैं, शॉर्ट सर्किट होने से बचाते हैं, पावर पॉइंट के समय ओवरलोड ना हो इसलिए बचाते, गीले। चलते हैं हमारे चैप्टर 5 की तरफ, जिसका नाम है चुंबकत्व, मतलब कि मैग्नेटिज्म। चुंबकत्व क्या होता है, चुंबकत्व से नाम ही से पता चलता है चुंबकीय गुण जिनमें होते हैं। चुंबकत्व का मतलब क्या होता है, चुंबकीय गुण, ठीक है। अब चुंबकत्व के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। वह पदार्थ जो लोहे या लोहे से बनी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है उसे चुंबक कहते हैं। सभी लोगों को पता होगा चुंबक के बारे में। फिर इस प्रकार के चुंबकीय पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं तो उन्हें चुंबकत्व बोलते हैं, मतलब कि मैग्नेटिज्म बोलते हैं, ठीक है। जो चुंबक को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, इस गुण को मैग्नेटिज्म बोला जाता है, जो चुंबकत्व बोला जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं, चुंबक के गुण कौन कौन से होते हैं। चुंबक चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है, ठीक है। स्वतंत्र चुंबक क्षण सदैव उत्तर दक्षिण की दिशा में, मतलब कि जो पोल्स होते हैं उनके ही डायरेक्शन में, कंपास को कभी देखो मैग्नेट के पास में लेके जाओ तो क्या होता है, डायरेक्शन उनकी होती है उत्तर दक्षिण की तरफ ही मूव कर में स्थिर हो जाते हैं जा करके। तो इस तरह से हम लोग दिशा भ्रम जो होता है किसी भी कहीं पे हर जगह तो सनलाइट नहीं, जरूरी तो नहीं कि सन दिखेगा तो हम उससे कंफर्म करें, तो कंपास ले जाते हैं। कंपास से क्या होता है, वो डायरेक्शन शो कर देता है। तो इस तरह से भी चुंबक का प्रयोग किया जाता है। कोई भी चुंबक एक ध्रुव का नहीं हो सकता, इसमें दोनों ध्रुव उपस्थित होते हैं। चुंबक की सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है कि इसमें दोनों ही पोल होंगे, साउथ नॉर्थ दोनों पोल होते हैं। कभी भी चुंबक अगर आप इसको तोड़ भी देंगे, जैसे इतना बड़ा मैग्नेट है, ये इसको ब्रेक कर दिया बी से, तो फिर इसमें दो पोल बन जाएंगे, साउथ नॉर्थ, ठीक है, नॉर्थ साउथ, ठीक है। इस तरीके से ये इसके क्रियाकलाप दिया है, साउथ नॉर्थ पोल है, इसके किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड पूरे में फैलता है, इस तरह से उसी के बारे में दिया। चुंबक के प्रकार कौन कौन से थे, दो चुंबक के प्रकार होते हैं, स्थायी चुंबक होता है और एक अस्थायी चुंबक होता है। स्थायी क्या होता है, इनके द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बिना किसी बाह्य विद्युत धारा के ही प्राप्त होते हैं, मतलब उस पर कोई भी बाहर से करंट नहीं फ्लो कराया जाता है, वो स्वतः ही अपनी ही चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक का गुण प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। इन्हें चुंबकित या डीमैग्नेटाइज भी करने के लिए विशेष व्यवस्था करनी पड़ती है, ठीक है। डीमैग्नेटाइज का मतलब कि इनके चुंबकीय गुण को कम करने, हटाने के लिए। अचुंबकीय गुण मतलब कि टेम्पोरेरी मैग्नेट कौन से, ये चुंबक तभी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं जब इनमें प्रयुक्त तारों से होकर विद्युत धारा प्रवाहित है। दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा, ठीक है। उसमें क्या होता है, स्वतः वो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, उसमें कोई धारा की जरूरत नहीं होती। पर जो अस्थायी होते हैं इनमें स्वतः नहीं चुंबकीय गुण प्रदर्शित होते हैं, इसमें धारा को बाहर से लगाना पड़ता है, ठीक है। तो ये दोनों टाइप जान लिए हम लोगों ने। ये देखो साउथ पोल है, नॉर्थ पोल है, ये पूरा चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है। विद्युत चुंबक को 1820 में ऑर्स्टेड ने आविष्कार किया था। इसके बाद इसी वर्ष एरागो ने भी इस आविष्कार के बारे में बताया था। तांबे के तार में बहती हुई धारा के प्रवाह से इसके निकट रखे लोहे और इस्पात के टुकड़े चुंबकित होते। ये इन दोनों साइंटिस्टों ने इसमें प्रयोग किए थे, ठीक है। आगे चलते हैं, क्रियाकलाप दिए गए हैं, ये सारे जो प्रयोग किए गए थे चुंबकत्व के लिए,
तो वही दिया गया। अब चुंबकीय पदार्थों पर लगने वाला फोर्स कौन सा होता है, फोर्स के बारे में जान लेते हैं। लौ चुंबकीय पदार्थ पर लगने वाले बल की गणना करना एक जटिल कार्य है। इसका अधिक शुद्धता से मान निकालना हो तो फाइनाइट एलिमेंट विधि का उपयोग करना। अब इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है कि इस पे फोर्स लगाने के लिए किस विधि का प्रयोग करते हैं, तो फाइनाइट एलिमेंट विधि का। कौन सा, फाइनाइट एलिमेंट विधि का प्रयोग करते हैं। देख लेते हैं सिस्टी के अंतिम बल का मान कैसे निकाल। ये फोर्स है, ये कूलाम है, विभवांतर है, और बी है। एफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं बल को, बी से चुंबकीय क्षेत्र को जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, जो एरिया है, और क्यू क्या है, आवेश है, ठीक है, जो चार्जेस लगते हैं वो, और वी क्या है, वेलोसिटी है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला दिया हुआ है, इस तरह से हम लोग चुंबकीय पदार्थ पर लगने वाले बल को निकाल सकते हैं। अगर चुंबकीय पदार्थ पर बल को निकालना हो तो हम लोग इस फॉर्मूले से बल को निकाल सकते हैं। ये क्या है, आवेश है, वेलोसिटी है, बी क्षेत्र है। ये तीन सारी वैल्यूज पता होंगी तो हम इजिली फोर्स को निकाल सकते हैं, ठीक है। हाँ, यही है। फिर चुंबक के प्रयोग बता ही चुके हैं, मैं दिशा निर्माण के लिए इलेक्ट्रिक में कई जगह पे प्रयोग होता है, ठीक है, यही सब दिया हुआ है। फिर तो बस यही छोटा सा चैप्टर था, इसमें चुंबकत्व के बारे में बताया था कि किस तरीके से यूज होता है ये, ठीक है। यहाँ पे ये चैप्टर खत्म होता है। चलते नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जिसका नाम है ब्लड, रक्त। चैप्टर 6 है। ब्लड के बारे में हम लोगों ने जो सेकंड सेमेस्टर की लेक्चर्स ली थी उसमें भी पढ़ा था, तो वही यहाँ भी उसी के बारे में पढ़ने वाले कि ब्लड क्या होता है। मानव शरीर में संचरण करने वाला तरल पदार्थ जो कि सिराओं के माध्यम से पूरी बॉडी में सर्कुलेशन करता है, किसकी वजह से होता है, चाहे वो गैस हो, चाहे हार्मोन्स हो या मिनरल्स हो, ये सभी चीजों का संचरण किसके माध्यम से, ब्लड के माध्यम से होता है हमारी मानव शरीर के बॉडी में, ठीक है। और ये प्रोसेस, ये ब्लड का जो सर्कुलेशन करवाता कौन है, हृदय करवाता है, ठीक है। तो धमनियों, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, पढ़ लेते हैं। मानव शरीर में संचरण करने वाला तरल पदार्थ जो शिराओं के द्वारा हृदय में जाता है और धमनियों के द्वारा पुनः हृदय से संपूर्ण शरीर में संचारित हो जाता है, ठीक है, उसे रक्त या रुधिर कहते हैं, ठीक है। रक्त का घनत्व कितना होता है, 1.04 से 1.07 होता है। ये चिपचिपा नमकीन स्वाद में होता है और हल्का क्षारीय होता है, ठीक है। इसका पीएच कितना होता है ये जान लीजिए, 7.3 से 7.5 तक का इसका पीएच होता है। अपारदर्शी होता है और गाढ़ा लाल रंग का होता है, ठीक है। चलते हैं आगे। रुधिर प्लाज्मा और रुधिर कणों से मिलकर बना होता है। किससे बना होता है मिलकर के, रुधिर से, प्लाज्मा और रुधिर कणों से मिलकर के बना होता है, ठीक है। और हाँ, प्लाज्मा एक निर्जीव तथा तरल माध्यम है, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। रुधिर परिसंचरण मानव शरीर का वह परिवहन तंत्र है जिसके द्वारा आहार, ऑक्सीजन, पानी एवं अन्य सभी आवश्यक पदार्थ को कोशिकाओं तक पहुंचते हैं। जो अभी मैंने बताया कि पूरे बॉडी में फ्लो का काम करता है ब्लड, और किन किन चीजों का, जो हमारा आहार होता है, ऑक्सीजन होता है, पानी और अन्य आवश्यक पदार्थ जो होते हैं, ठीक है। भार का लगभग, मानव शरीर के भाग का लगभग 7 से 8% होता है ब्लड। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में लगभग 5 से 6 लीटर रुधिर होता है। जो एक स्वस्थ मनुष्य होता है उसके बॉडी में कितना ब्लड होना चाहिए, 5 से 6 लीटर ब्लड होना चाहिए। उसके संपूर्ण शरीर के भार का लगभग 1/13 भाग होना चाहिए ब्लड का, ठीक है। 1/13 भाग ब्लड का होना चाहिए। स्त्रियों के शरीर में रुधिर की मात्रा 4 से 5 लीटर होती है। पुरुषों के शरीर में 5 से 6 लीटर रुधिर की मात्रा होनी चाहिए और स्त्रियों के शरीर में 4 से 5 लीटर होनी चाहिए। इतना जाना रुधिर के बारे में। अब रुधिर की संरचना, प्लाज्मा आयतन के आधार पर लगभग 55 से 60% भाग होता है रुधिर में, प्लाज्मा, और रुधिर कणिकाओं और रुधिराणु के आधार पर 40 से 45% भाग होता है रुधिर का। ये दोनों का कॉम्पोजिशन से बनता है रुधिर, ठीक। रुधिर के अवयव जान लेते हैं कि घटक कौन कौन से होते हैं, किनसे मिलकर के बना होता है रुधिर। तो प्लाज्मा से मिलकर बना होता है रुधिर, ठीक है। तो प्लाज्मा क्या होता है, पीले रंग का तरल होता है और 90% प्रोटीन होती है प्लाज्मा में। 10% क्या होती है, लवण। 90% प्रोटीन होती है और 10% क्या होता है, लवण होता है, मतलब कि सॉल्ट होता है, ठीक है। किसमें, प्लाज्मा में। ये लाल रक्त कणिका रेड ब्लड सेल्स या गोलाकार केंद्रक होते हैं, इस तरीके से होता है ये रेड ब्लड सेल, जिसको आरबीसी भी बोलते हैं, ठीक है, शॉर्ट में आरबीसी भी बोलते हैं। हीमोग्लोबिन युक्त होता है, इसमें हीमोग्लोबिन होता है जिसकी वजह से इसका रंग क्या होता है, लाल होता है। इसमें ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का बंध होता है, बॉन्ड होता है ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का। हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है इसमें। आरबीसी में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, हीमोग्लोबिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है। आगे चलते हैं हम लोग। अगर आरबीसी का मुख्य कार्य पूछे तो क्या होता है, ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का संवहन करना इसका मुख्य कार्य होता है, ठीक है।
फिर चलते हैं और WBC की तरफ, जिसको बोलते हैं श्वेत रुधिर कणिका, मतलब कि व्हाइट ब्लड सेल्स। इसमें हीमोग्लोबिन का अभाव होता है, मतलब कि WBC में हीमोग्लोबिन नहीं होता, तभी तो इसका रंग व्हाइट कलर का होता है, ये रेड नहीं होता है, ठीक है। इसका जीवन काल कितना होता है? 24 से 30 घंटे का जीवन काल होता है, सिर्फ 24 से 30 घंटे ही इनका टाइम पीरियड होता है, ठीक है। श्वेत कणिकाओं का निर्माण किसमें होता है? अस्थि मज्जा प्लीहा में चौड़ी दिखाई पड़ती है, ठीक है, लसिका ग्रंथि में होता है, ठीक है। किसमें होता है? अस्थि मज्जा प्लीहा और लसिका ग्रंथियों में होता है। इसका मुख्य कार्य क्या होता है? रोगाणुओं से रक्षा। कहते हैं कि वाइट ब्लड सेल्स की कमी हो गई तो इसकी इम्यूनिटी वीक हो गई है, तो उसको ऐसी चीजें खिलाओ जिसमें WBC की मात्रा ज्यादा बढ़ती जाए, तो एंटीबॉडी गार्ड भी कहा जाता है किसको? WBC को। एंटीबॉडीज का काम करते हैं, मतलब कि शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं, शरीर को रोगाणुओं से लड़ने की क्षमता बढ़ाते हैं, ठीक है। WBC इनका कार्य क्या होता है? रोगाणुओं से रक्षा करते हैं और इनको शरीर का बॉडी गार्ड भी कहा। ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि शरीर का बॉडी गार्ड किसे कहा जाता है? तो WBC को कहा जाता है। इसके बाद आते हैं प्लेटलेट्स क्या होता है, हम लोगों ने इतना पढ़ा। उसके बाद प्लेटलेट्स के बारे में जानते हैं, या इसको थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं। ये रुधिर कोशिकाओं केंद्रक रहित एवं अनिश्चित आकार के होते हैं, इनका कोई आकार नहीं होता और इनमें न्यूक्लियस भी नहीं होता है। प्लेटलेट्स की मात्रा मनुष्य के शरीर में 2 से 5 लाख तक होती है। कितनी होती है? 2 से 5 लाख। अभी तो देखो जब डेंगू वगैरह होता है तो कहते हैं उसके प्लेटलेट्स बहुत कम हो गई हैं, इतने 40,000 हो गई, 50,000 हो गई है, तो प्लेटलेट्स चढ़ाई जाती है, या कुछ खिला करके, जैसे पपीते का रस है, दूध, बकरी का दूध, और जिनमें मतलब WBC की मात्रा, प्लेटलेट्स की मात्रा बढ़ने के लिए कुछ चीजें खिला करके बढ़ाई जाती है। जब बहुत ज्यादा कम हो जाती हैं, ये पपाया पिल्स वगैरह दी जाती है, बहुत ज्यादा कम हो जाती है तो उनको फिर अलग से प्लेटलेट्स चढ़ाया जाता है, ठीक है। ये जान लिया। उसके बाद ये देखो, ये सबके स्ट्रक्चर दिए हैं। RBC का स्ट्रक्चर दिया है, प्लेटलेट्स इनरेगुलर शेप में होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स इसमें भी न्यूक्लियस है, और ये प्लाज्मा है देखो इसमें भी, और ये ब्लड वेसल्स है जिनमें कि ये फ्लो कर रहा है, ठीक है। ये प्लाज्मा तरल होता है और यहाँ पे देखो RBC फ्लो कर रही है, ठीक है। चलते हैं हम लोग आगे। रुधिर, जीवाणुओं का जीवन काल कितना, और जो रुधिर होती है, ब्लड सेल्स होती है, इनका जीवन काल कितना होता है? तो इनका जीवन काल 120 दिन का होता है, ठीक है। इनका जीवन काल कितने दिन का होता है? 120 दिन का होता है। प्लाज्मा के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। प्लाज्मा में प्रमुख तत्व कौन कौन से होते हैं? मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम आदि, फॉस्फेट, सल्फर, आयोडीन और कार्बोनेट लवण सूक्ष्म मात्रा में रहते हैं। किसमें? प्लाज्मा में। प्लाज्मा एक प्रकार का जटिल पदार्थ मिश्रण होता है, ठीक है, कि इसमें इतने ये सारे जो मिनरल्स होते हैं ये प्लाज्मा में पाए जाते हैं और ये जटिल मिश्रण होता है। अब प्लाज्मा में कार्बनिक पदार्थ कौन कौन से पाए जाते हैं? वो सुरक्षात्मक कार्य करते हैं। प्लाज्मा क्या करते हैं? सुरक्षात्मक कार्य करते हैं, डिफेंसिव का काम करते हैं प्लाज्मा। किसी प्रकार या माध्यम से शरीर में पहुंचे जीवाणु, विषाणु तथा हानिकारक पदार्थों को नष्ट करते हैं। कौन? प्लाज्मा। और लाइसोजाइट, पोपरिडीन और प्रोटीन आदि प्लाज्मा के कुछ ग्लोब्यूलिन्स प्रोटीन्स प्रतिरक्षा पदार्थ कहलाते हैं, ठीक है। इनके जो मैंने नाम पढ़े हैं अभी, ये क्या है? प्रतिरक्षा पदार्थ हैं, ठीक है। आगे फिर चलते हैं हार्मोन्स की तरफ। हार्मोन रुधिर के माध्यम से संपूर्ण शरीर में संचारित होते हैं। ये सारी चीजें मैंने सेकेंड सेमेस्टर की बुक में भी बताया था। हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा ऊतक द्रव में स्रावित होता है और मूड, जैसे मैंने बताया था कि हार्मोन की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो भी अच्छा नहीं है, और कम हो गई मात्रा तभी बॉडी पे इफेक्ट, निगेटिव इफेक्ट डालता है, ठीक है। उसके बाद जानते हैं प्रतिजामन क्या होता है, एंटीकोगुलेशन क्या होता है। संयोजी ऊतक की मास्ट कोशिकाएं रुधिर के प्लाज्मा में लगातार हेपेरिन नामक संयुक्त पॉलीसेकेराइड मुक्त करती हैं, ठीक है। कौन सा? हेपेरिन नाम का पॉलीसेकेराइड जो डालती हैं, किसमें? संयोजी ऊतकों की मास्ट कोशिकाएं जो होती हैं। किसमें होता है? एंटीकोगुलेशन में। रुधिर वाहिनियों के बह रहे रुधिर को जमने से रोकने का काम कौन करता है? हेपेरिन करता है। अगर हेपेरिन नहीं होगा ब्लड में तो क्या होगा? रुधिर के थक्के जमने लगेंगे, तो ब्लड कैसे फ्लो करेगा? तो ये देखो कितना इंपॉर्टेंट काम होता है इसका। तो अगर पूछ रहे एंटीकोगुलेशन में कौन सा नामक पॉलीसेकेराइड मुक्त होता है, तो हेपेरिन नाम का। फिर घुली हुई गैसें और पचे हुए पोषक पदार्थों को भी फ्लो कराने का काम करता है ब्लड करता है। प्लाज्मा प्रोटीन क्या होता है? प्लाज्मा प्रोटीन में प्रोटीन की 7 से 8% मात्रा होती है। ग्लोब्यूलिन, एल्ब्यूमिन्स और फाइब्रिनोजेंस तथा प्रोथ्रोम्बिन
प्रमुख प्रोटीन्स होती हैं। ठीक है, ये 3-4 प्रोटीन्स के नाम बताएं, इनको याद कर सकते हैं। उत्सर्जी पदार्थ जो एक्सक्रीशन का काम होता है वो भी ब्लड की हेल्प से होता है। ठीक है, अब बताया रुधिर का थक्का जमने से हेपेरिन नाम का जो प्रोटीन होता है वही रुधिर के थक्के को रोकने का काम करता है। ठीक है, जैसे चोट लगी और जब बाहरी चोट लगी है तो बाहर जब ब्लड फ्लो होता है, अगर वो नहीं जमेगा तो क्या होगा, ब्लड का फ्लो बढ़ता चला जाएगा, तो फिर क्या होगा, बॉडी में ब्लड की कमी होगी, तो ये बाहर जब आता है बॉडी से तो क्या होता है, देखो थक्का जम जाता है थोड़ी सी देर में रिएक्ट करके। पढ़ लेते हैं। रुधिर का थक्का एक रासायनिक प्रक्रिया, एक सामान्य प्रक्रिया मनुष्य के शरीर में चोट लगने, कट जाने एवं घाव होने की स्थिति में रक्त तथा रुधिर के बहाव का थक्का जमने के कारण रुक जाता है या क्षतिग्रस्त नलिकाओं की मरम्मत करने का भी कार्य करती है। थक्का ना जमने की स्थिति में घाव एवं चोट से रुधिर का स्राव लगातार होता रहता है, तो शरीर में रुधिर की कमी होती है। जो अभी मैंने बोला वो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, रुधिर का कार्य मैं बता चुकी, रोगों से सुरक्षा करता है, शरीर का ताप नियंत्रण बनाए रखता है, शरीर की साफ सफाई भी करता है, टूटी फूटी कोशिकाओं को कचरे व निरर्थक वस्तुओं तथा भक्षण करके नष्ट करने का काम करती है। रुधिर का जमना तथा थक्का जमना इसका कार्य करती है, और शरीर के अन्य वातावरण का समस्थैतिक नियंत्रण भी बना के रखती है। उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है, अन्य पदार्थों का घाव का भरने का भी काम कौन करता है, रुधिर करता है। अनुवांशिक भूमिका निभाने में भी रुधिर एंटीजन के कारण होता है। ठीक है, पोषक तत्वों का परिवहन भी किसके माध्यम से हो रहा है, रुधिर के ऑक्सीजन का परिवहन रुधिर के माध्यम से। अब हम लोग पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ब्लड ग्रुप क्या होता है। ठीक है, ब्लड ग्रुप के बारे में तो सभी को पता होता है कि भाई सबका ब्लड ग्रुप सेम नहीं होता है। आपका ब्लड ग्रुप कुछ और है, आपके पेरेंट्स का मिल सकता है, कभी कभी मिल भी जाता है, पर वो डिपेंड करता है। और फ्रेंड्स का अगर आप पूछेंगे तो उनका ब्लड ग्रुप दूसरा होता है। तो रुधिर वर्ग की खोज किसने की थी, कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। कब की थी, 1901 में की थी। ठीक है, रुधिर वर्ग 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, ए होता है, बी होता है, ए बी होता है और ओ होता है। ठीक है, अब ये पॉजिटिव और निगेटिव दोनों फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है, मेजर तरह से देखें तो 4 तरह के होते हैं, अब इसमें पॉजिटिव निगेटिव दोनों होते हैं। ठीक है, यह रुधिर वर्ग के अंदर रुधिर में पाए जाने वाले अणुओं जिन्हें एंटीजन और एंटीबॉडी कहते हैं। ठीक है, रुधिर वर्ग अंदर भी होते हैं, क्या एंटीजन होते हैं। एंटीजन रुधिर में पाई जाने वाली लाल रुधिर कणिकाओं की सतह पर पाए जाते हैं। जो लाल रुधिर कणिकाएं थी हमारी, इनकी सतह पर एंटीजन पाए जाते हैं। जैसे कि ब्लड ग्रुप ए है तो इसका एंटीजन ए इस पे पाया जाएगा। ठीक है, और एंटीबॉडी रुधिर प्लाज्मा में, तो ऐसे क्वेश्चन अगर पूछ ले कि एंटीजन कहाँ पाए, तो रुधिर कणिकाओं की सतह पे पाया जाता है, और एंटीबॉडीज कहाँ पाए थे, तो वो प्लाज्मा में पाया जाता है। ठीक है, प्लाज्मा का भी हमने काम बताया था, प्रतिरक्षा में वर्क करता है, तो देखो। ठीक है, फिर कार्ल लैंडस्टीनर ने बताया कि समान रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति में एक ही रुधिर का आदान प्रदान हो सकता है। असमान रुधिर वाले व्यक्तियों में रुधिर का आदान प्रदान नहीं कहते, मतलब कि हमारा ए ब्लड ग्रुप है तो हम ए ही वाले से अपना ब्लड ले सकते हैं या उसे दे सकते हैं। अगर बी का है तो हम उसे नहीं दे, क्योंकि क्या होगा, कोगुलेशन हो जाएगा, थक्का जम जाएगा। तो इस तरह से, या ओ ब्लड ग्रुप चढ़ा सकते हैं, क्योंकि ओ क्या होता है, डोनर होता है, वो सभी को ब्लड ग्रुप देगा, क्योंकि उसमें कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है जिससे कि रुधिर का थक्का जम सके। ठीक है, इसलिए ओ वाला सबको ब्लड ग्रुप, तो इन्होंने बताया था। और कार्ल लैंडस्टीनर की खोज के अनुसार लाल रुधिर कणिकाओं में पाए जाने वाले प्रतिजन के आधार पर मनुष्य के रुधिर 4 वर्गों में विभाजित किया गया। देखो, ब्लड ग्रुप ए बी और ओ, एंटीजन ए बी और ए बी में दोनों एंटीजन पाए थे और ओ में कोई एंटीजन नहीं पाया था। इसीलिए तो ये सबको ब्लड ग्रुप, ये ब्लड ग्रुप जो ओ वाला होता है ये सबको ब्लड दे सकता है, इसीलिए यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है इसको, क्योंकि ओ में एंटीजन नहीं होता और ये किसी को भी ब्लड देता है तो थक्का नहीं जमता है। ठीक है, अब एंटीबॉडी कौन कौन सी, देखो ए में जस्ट अपोजिट एंटीबॉडी पाया जाता है बी, और बी ब्लड ग्रुप वाले में एंटीबॉडी कौन सा पाया जाएगा, ए, और ए बी जिसमें उसमें कोई एंटीबॉडी नहीं पाया जाएगा। ठीक है, और ओ में ए और बी दोनों एंटीबॉडी पाया जाता है, तभी तो इसको कोई अगर ए देगा तो इसमें भाई ए है बी भी है तो ये रिएक्ट नहीं करेगा और इसमें थक्का नहीं जमेगा, इसमें एंटी प्रतिजन नहीं होता है। और बस ये याद रखना है कि ए बी वाले में एंटीबॉडी नहीं होती है और ओ वाले में एंटीजन नहीं होते हैं, बस इतना याद रखना है। ठीक है, रुधिर का महत्व तो बता ही चुके हैं। ब्लड बैंक क्या होता है, भाई किसी को बहुत आकस्मिक जरूरत पड़ जाए ब्लड की और आपका ब्लड ग्रुप अपने दोस्त से नहीं मिल रहा है तो उस टाइम पे क्या करेंगे हम लोग, ब्लड बैंक में ब्लड क्या करते हैं, जिसके पास ब्लड, कहते हैं ब्लड को जितना डोनेट करो तो फिर नया ब्लड बनता है तो बॉडी और
अच्छी तरीके से एनर्जी उसमें रिलीज होती है, अच्छी तरह से फंक्शनिंग होती है। तो इसलिए लोग ब्लड अपना डोनेट करते हैं। तो ब्लड डोनेट करने के लिए एक जगह बना दी गई, इसको ब्लड बैंक बोला जाता है, कि वहां पे सबका ब्लड एक सरकारी तौर पे एक तरीके से बना प्रमाणित करके बनाया जाएगा, और वहां पे सबका ब्लड सबका ब्लड जमा होगा। और जब किसी को जरूरत होगी कि भाई इस ब्लड ग्रुप का जरूरत है, तो उनके पास बैंक में है, तो उन्होंने उसके लिए ब्लड दे दिया और उसकी जान बचाई जा सकती है इस तरह से। तो बस इसीलिए ब्लड बैंक बनाए गए, ताकि लोगों को जरूरत पड़ने पे उनको ब्लड की आपूर्ति करवाई जा सके। ठीक है, कार्य प्रणाली यही है कि भाई व्यक्ति जाता है और ब्लड डॉक्टरों से राय लेता है, उनका एक छोटा सा टेस्ट हुआ और ब्लड डोनेट कर दिया। ठीक है, 3 महीने में एक बार में 350 मिलीलीटर से 450 लीटर तक की ब्लड डोनेट कर सकते। रक्तदान किस तरह से किया जाता है, उनका टेस्ट होगा HIV पॉजिटिव तो नहीं है या उनको कोई बीमारी तो नहीं है, तभी उनका ब्लड लिया जाएगा। ठीक है, आदान प्रदान की बता ही चुके हैं कि कौन सा ब्लड किसके तरह का लेते हैं। ठीक है, ये देखो पूरा दिखाया जो अभी बताया गया, एंटीजन बी होता है, इसमें नहीं होता है। ठीक है, अब इस तरह से देखते हैं, एक चार्ट ये दिया हुआ है कि रुधिर वर्ग का निर्धारण जैसे कि ब्लड रुधिर वर्ग ए है तो उसमें एंटीबॉडी नहीं जमता है। अगर ए में एंटीबॉडी डालते हैं, हम लोग लैब में टेस्ट जैसे करते हैं वो बताते हैं कि एक ब्लड का ड्रॉप डाला, हमें तो नहीं पता उसमें क्या है, कौन सा ब्लड ग्रुप है, लेकिन हमने अगर एंटीबॉडी डाला और वो पहले जम गया, तो इसका मतलब कि उसमें ए ब्लड ग्रुप पाया जाएगा। और एंटीबॉडी नहीं जमता है, ठीक है, इसमें क्या होता है, एंटीबॉडी डालने नो ड्रॉप पे डाला, एक पे एंटीजन डाला, एक पे एंटीबॉडी डाला। अगर एंटीजन डालने पे ब्लड हमारा थक्का थक्का सा हो जाता है, जम जाता है, तो वहां पे ब्लड ग्रुप ए है। ठीक है, हम लोग इस तरह से लैब में टेस्ट करके पता करते हैं। और बी वाले जब ड्रॉप डाली उसमें नहीं जमता एंटीबॉडी पे, पर एंटीबॉडी डालने पे जम जा रहा है। ए युक्त सीरम डालने पे यहाँ पे नहीं जमेगा, पर यहाँ पे बी युक्त सीरम डालने पे जम जाता है, तो मतलब कि ये ब्लड ग्रुप बी है। ए युक्त सीरम है, यहाँ पे बी युक्त सीरम है, ए डालने पे जम गया मतलब ए ब्लड ग्रुप है, यहाँ नहीं जमा मतलब कि बी नहीं है। यहाँ पे ए डालने पे नहीं जमा पर यहाँ जम गया मतलब बी ब्लड ग्रुप है। यहाँ ए बी में जब अगर ब्लड ग्रुप ए बी होगा तो उसमें क्या होगा, जम जाएगा, और यहाँ भी जम जाएगा। अगर दोनों में एंटीबॉडी ए और बी दोनों डालने पे जम जा रहा है तो मतलब कि ब्लड ग्रुप क्या है, ए बी है। और अगर ए बी डालने पे भी नहीं जमता है और बी डालने पे भी नहीं जमता, तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, ओ होगा। ठीक है, सर्वदाता सर्वग्राही बता ही चुके हैं, ए बी हमारा सर्वग्राही होता है और ओ हमारा सर्वदाता होता है। रक्त वर्ग का निर्धारण भी जान चुके हैं। देखो वही चीज है, जो थक्का जम रहा था या नहीं जम रहा था, यहाँ पे नहीं जमा, यहाँ पे जमा, जो भी ऊपर समझाया है उसी के बारे में यहाँ भी दिया हुआ है। रक्तदाब क्या होता है, हम लोग ब्लड प्रेशर से नापते हैं ना अपना, वो भाई बीपी बढ़ गया हमारा, किसी कोई कहता मेरा बीपी घट गया, तो वो एक यंत्र होता है स्फेग्नोमैनोमीटर, जिसकी हेल्प से स्फिग्नोमैनोमीटर जो होता है, जिसकी हेल्प से हम, जिसको हिंदी में रक्त दाब मापी भी बोलते हैं, उसकी हेल्प से ब्लड का दाब नापते हैं कि मतलब ब्लड का कितना है। साधारण कितना होना चाहिए, 120 से 80 mmHg तक का ब्लड होना चाहिए हमारा। ठीक है, ब्लड नापते हैं जब बीपी का प्रेशर कितना होना चाहिए, 120 से 80 mg होता है। ठीक है, फिर RH फैक्टर नाम का भी एक आया, अभी तक तो ब्लड ग्रुप के बारे में जाना। फिर एक साइंटिस्ट और कार्ल लैंडस्टीनर जो थे, उन्होंने 1901 में रुधिर के अलग अलग वर्गों की खोज की थी, ए बी और ओ सिस्टम। एक इन्होंने कौन सा सिस्टम दिया था, ए बी और ओ सिस्टम, इनको कार्ल लैंडस्टीनर दिया था, लेकिन ए बी के बारे में तो बाद में बताया गया था। ठीक है, जिस पर एंटीजन ए और बी, जिस पर एंटीजन बी और ए बी दोनों एंटीजन ए और बी हैं, और ओ वर्ग है जिस पर कोई एंटीजन नहीं है, इसके बारे में बाद में बताया गया। ठीक है, फिर कार्ल लैंडस्टीनर ने रिसस नाम के बंदर के ऊपर एक रिसर्च की, जिससे पता चला कि RH फैक्टर नाम का भी कुछ होता है। ठीक है, ये बाद में बताया गया था। यह करीब 85% लोगों में होता है क्या, RH फैक्टर। लाल रुधिर कणिकाओं के सतह पर पाया जाता है, जो ब्लड सेल्स होती हैं इनकी सतह पे RH फैक्टर पाया जाता है। RH पॉजिटिव है एक, हाँ ये यहाँ पे पढ़ लेते हैं,
सतह पर पाए जाने वाला एक प्रोटीन है। यदि रुधिर में यह प्रोटीन है तो RH फैक्टर है। ठीक है, अगर ये प्रोटीन पाया जा रहा है RH फैक्टर का तो मतलब कि RH पॉजिटिव है। ठीक है, यदि रुधिर में प्रोटीन नहीं है तो RH निगेटिव है। ठीक है, जैसे जब अगर रुधिर में ये RH फैक्टर पाया जा रहा है तो मतलब कि वो उसमें वो प्रोटीन है और वो RH फैक्टर है उसके अंदर, और अगर निगेटिव है तो उसमें RH फैक्टर नहीं है। जैसे ए पॉजिटिव ए निगेटिव, बी पॉजिटिव बी निगेटिव, ए बी पॉजिटिव ए बी निगेटिव, ओ पॉजिटिव ओ निगेटिव। RH फैक्टर है इसमें और इसमें नहीं है, इसमें है इसमें नहीं है। ठीक है, और पॉजिटिव और निगेटिव से पता चल जाएगा किसमें RH फैक्टर है और किसमें नहीं। देखो RH पॉजिटिव में निम्न रुधिर वर्ग आते हैं, ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव ए बी पॉजिटिव ओ पॉजिटिव। RH निगेटिव में कौन से आते हैं, ए निगेटिव बी निगेटिव ए बी निगेटिव और ओ निगेटिव। तो ये भी एक नया पता चला। चैप्टर को खत्म करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ब्लड के बारे में पढ़ लिया, कौन कौन से ग्रुप होते हैं, कौन कौन से टाइप होते हैं, कितना होता है होना चाहिए सामान्य वर्ग में, और बाकी इसकी समरी दी हुई है छोटी सी, तो आप यहाँ से देख सकते हैं समरी में। तो ब्लड के बारे में पढ़ लिया, कौन कौन से ग्रुप होते हैं, ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ लिया। अब ब्लड ग्रुप से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट चैप्टर 7 है जिसका नाम है ब्लड रिलेटेड डिजीज। ब्लड रक्त से संबंधी बीमारियां कौन कौन सी होती हैं उनके बारे में डायरेक्ट हम लोग आते हैं कि भाई मानव के शरीर में रासायनिक कमी, रक्त कणों की खराबी और अनिष्टता होने पर भी कभी कभी रेडिएशन और ड्रग थेरेपी से भी रुधिर में असमानता आ जाती है। कभी कभी बहुत ज्यादा ब्लड लेने से या कुछ रेडिएशन से ब्लड में क्या हो जाती है, वेरिएशंस आ जाते हैं, असमानताएं आ जाती हैं, जिसकी वजह से कुछ बीमारियां हो जाती हैं। उन बीमारियों के नाम जानते हैं। रक्त की कमी से होने वाली बीमारी, इसको एनीमिया भी बोलते हैं। पॉलीसिथेमिया एक डिजीज होती है और अति श्वेत रक्तता होती है। ब्लड कैंसर भी जिसको बोलते हैं, इसमें WBC के काउंट्स क्या होते हैं, बहुत ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, फिर चलते हैं हम लोग की शरीर में रक्त की कमी के कारण कौन कौन से, और लौह तत्व की कमी हो जाती है, मतलब कि आयरन की डिफिशियंसी हो सकती है अगर ब्लड की कमी है तो। और क्या हो सकता है, आयरन की कमी हो सकती है, विटामिन की कमी हो सकती है। ब्लड की कमी से रक्तस्राव, ब्लीडिंग कम हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, ब्लीडिंग कम होगी तो अंदरी जो चोट होती है, हीलिंग पावर होती है, वो भी कम हो जाएगी। डिजीज, किडनी रोग हो सकता है, कैंसर, एड्स, पाचन की समस्या भी हो सकती है। रक्त का निर्माण में कमी हो सकती है, मतलब कि बोन मैरो में जो ब्लड बनता है उसमें भी कमी होगी, तभी तो ब्लड की कमी हो गई। ठीक है, आनुवांशिक डिजीज भी हो सकती है ब्लड की कमी से। फिर शरीर में रक्त की कमी का निदान किस तरह से किया जाता है, CBC काउंट टेस्ट करवाते हैं और बॉडी में देखते हैं। अगर CBC टेस्ट में हमारी रिपोर्ट नॉर्मल नहीं है तो डॉक्टर उसी हिसाब से दवाएं देता है, ट्रीटमेंट करता है इस तरह से। और अन्य टेस्ट भी होते हैं ब्लड के, HP इलेक्ट्रोफोरेसिस टेस्ट होता है, बोन मैरो टेस्ट होता है, पेरिफेरल हेमरेज टेस्ट, सीकल टेस्ट, इस तरह से कई बहुत सारे टेस्ट है जिससे ब्लड का चेकअप करवाते हैं और निदान करवाते हैं, फिर डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेकर के ठीक किया जा सकता है। पॉलीसिथेमिया के बारे में बता ही चुके हैं, लाल रक्त कणिकाओं के उत्पादन के साथ साथ इसकी वृद्धि से पॉलीसिथेमिया रोग हो जाता है। अगर WBC से RBC के काउंट बहुत ज्यादा होता है तो कौन सी डिजीज होती है, पॉलीसिथेमिया रोग होता है। इसमें दो स्थितियां, पॉलीसिथेमिया वेरा और पॉलीसिथेमिया रुब्रा, दो होते हैं, रुब्रा और वेरा। ठीक है, पॉलीसिथेमिया के लोग सामान्य सीमा से अधिक हेमेटोक्रेटिक हीमोग्लोबिन या लाल कणिकाओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है और इसकी स्थिरता से ऑक्सीजन की आपूर्ति सीमित हो जाती है। ऑक्सीजन का जो आपूर्ति जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं हो पाती है। ठीक है, तो चोट, चक्कर आना, पेट में दर्द, ये सब में सिम्टम्स दिखाई देते हैं। फिर पॉलीसिथेमिया के कारण क्या, बहुत ज्यादा दवाओं का प्रयोग करके और धूम्रपान की वजह से भी पॉलीसिथेमिया डिजीज हो सकती है, और कुछ दवाओं के कारण भी, रक्त डोपिंग उपचार और इरिथ्रोपोइटिन के इंजेक्शन, निकोटीन निर्भरता मतलब नशीले मादक पदार्थों की वजह से ये डिजीज होती है। कार्य क्षमता बढ़ाने वाली दवाओं के कारण भी हो सकती है, जैसे बहुत सारा दवाएं खा रहे हैं, मल्टीविटामिन ले रहे हैं, ये भी इनकी वजह से भी कभी कभी पॉलीसिथेमिया डिजीज हो सकती है जब एक्सेस में बॉडी में हो जाए। ऑक्सीजन का स्तर अगर बहुत लो रहता है तब भी हो सकती है। गुर्दे की बीमारी, निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन के कारण भी पॉलीसिथेमिया का रोग हो सकता है। ठीक है, फिर चलते हैं हम लोग पॉलीसिथेमिया से बचाव कैसे कर सकते हैं भाई, कुछ दवाएं दे करके। देखो, ब्लेबोटामी रक्त की थोड़ी मात्रा हटाने के लिए समान चिकित्सा होती है। ठीक है, पॉलीसिथेमिया वेरा के लिए होती है। और पॉलीसिथेमिया के कारण जमने के खतरे को कम करने के लिए एसिटिसलिसिक एसिड जो होता है इसके उपचार में प्रयुक्त किया जाता है। और पॉलीसिथेमिया वेरा के लिए हमने बताया प्लेबोटामी नाम की जो है चिकित्सक दवा देते हैं। और रक्त कोशिकाओं की संख्या, प्लेटलेट की संख्या को कम करने के लिए
हाइड्रोक्सियूरिया हाइड्रोक्सियूरिया नाम का प्रयोग किया जाता है प्लेटलेट्स की संख्या को कम करने के लिए। अगर बहुत ज्यादा प्लेटलेट्स काउंट बढ़ रहे हैं तो उच्च यूरिक एसिड, यूरिक बॉडी में बहुत ज्यादा यूरिक एसिड भी बढ़ रहा है, तब भी खुजली होने लगती, त्वचा संबंधी बीमारियां होने लगती, उसके लिए एलोप्यूरिनोल और एंटीहिस्टामाइन, इन दो दवाओं का प्रयोग करके इनको कंट्रोल में किया जा सकता है। और पॉलीसिस्टेम वेरा को एक तरह से और कह सकते हैं कि इनका कोई इलाज नहीं, लेकिन अगर हम धूम्रपान, नशीली पदार्थों का प्रयोग कम कर दें या मतलब छोड़ दें, तब भी इससे बचा जा सकता है। ब्लड कैंसर क्या होता है? ब्लड बनता कहाँ है? बोन मैरो में। अब बोन मैरो में जब किसी तरीके का WBCs के काउंट बहुत ज्यादा बढ़ने लगते हैं तो कैंसर होता है। आगे पढ़ते हैं। रक्त कैंसर का एक रूप है और ब्लड कैंसर अस्थि मज्जा यानी हड्डियों के केंद्र भाग को बहुत प्रभावित करता है। जहाँ पे बोन मैरो, जहाँ पे ब्लड बनता है, वो हड्डियों के बोन को बहुत प्रभावित करता है। ब्लड कैंसर में रक्त कोशिकाओं का असामान्य उत्पादन होने लगता है, मतलब कि जो ब्लड सेल्स होती हैं उनका सही से उत्पादन नहीं होता है, मतलब कि बहुत ज्यादा नंबर्स में बढ़ने लगते हैं। ब्लड कैंसर में 90% मामले वयस्कों में और 10% बच्चों में। ब्लड कैंसर ज्यादातर वयस्कों में और बच्चों में होता है। ब्लड कैंसर का इलाज ब्लड कैंसर के प्रकार पर निर्भर करता है कि मतलब किस तरीके का ब्लड कैंसर है। ठीक है, ब्लड कैंसर के प्रकार कौन कौन से होते हैं ये जान लेते हैं। एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया होता है, क्रॉनिक लिपोनिया होता है, एक्यूट माइलोजेनस ल्यूकेमिया होता है, क्रोनिक माइलोजेनस होता है। एक्यूट और क्रोनिक इन तरह से दो तरह से डिफाइन किया गया है। ठीक है, जो दीर्घकालिक होती है, जो कुछ कम समय के लिए होती है। ठीक है, फिर ब्लड कैंसर से संबंधित शोध बहुत सारे किए गए हैं, तभी ब्लड का तो अब ब्लड कैंसर के भी इलाज होने लगा है, पॉसिबल होने लगा है। ठीक है, तो बहुत सारे शोध किए गए हैं। फिर उसके बाद ब्लड कैंसर के बारे में जान लिया, किस तरीके कितने टाइप के होते हैं। अब एड्स क्या है, एड्स के बारे में जानते हैं। इसका 1981 में पहचान की गई थी एड्स की। ठीक है, समलैंगिक लोगों में समुदाय में लॉस एंजिल और न्यूयॉर्क में हुई थी। इसके बारे में जब पता चला था, विश्व के प्रत्येक भाग में इसके रोगी मिलते हैं। एड्स रोग HIV विषाणु के कारण होता है। पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट ये कि किस विषाणु के कारण होता है, तो HIV विषाणु के कारण होता है। इसका फुल फॉर्म जान लेते हैं, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। HIV का फुल फॉर्म क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, इस वायरस का नाम है फुल। और एड्स क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स का फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं, तो ये जान लिया हम लोगों ने, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। अब मतलब भी जानते हैं, एक्वायर्ड का मतलब कि बाहर से जो प्राप्त हो रहा है, इम्यूनो का मतलब कि रोग क्षमता जो होती है, तो कीटाणुओं की वजह से रक्षा करती है वो, और डिफिशियंसी मतलब कमी, और सिंड्रोम मतलब बहुत सी बीमारियों का एकत्रित लक्षण ग्रुप में। ठीक है, हाँ, एड्स से पीड़ित व्यक्ति के शरीर की प्रतिरोधक क्षमता घट जाएगी, उसको सर्दी, खांसी, टीबी इत्यादि रोग आसानी से हो सकते हैं, क्योंकि बॉडी में प्रतिरोधक क्षमता कम हो गई तो इस तरह की बीमारियां जल्दी उसको पकड़ लेगी, शरीर कमजोर हो चुका है इसलिए। ठीक है, अब एड्स, HIV एड्स के लक्षण कौन कौन से होते हैं? सिर दर्द हो सकता है, बुखार हो सकता है, गले में सूजन हो सकती है, स्किन रैशेस मतलब कि बॉडी के ऊपर रैशेस हो सकते हैं, मांसपेशियों में खिंचाव हो सकता है, मतलब कि दर्द होगा, थकान आएगी, तनाव महसूस होगा, जोड़ों में दर्द होगा, वजन घटने लगेगा, उल्टी आएगी। इस तरह के जो लक्षण होते हैं वो एड्स में आ सकते हैं। ठीक है, ठीक है, उसके बाद एड्स के कारण क्या क्या है? असुरक्षित यौन संबंध बनाने से एड्स फैल सकता है। एड्स से ग्रसित रोगी को प्रयोग किए हुए इंजेक्शन, मतलब कि एक बार जिसके ऊपर प्रयोग हो सके, इंजेक्शन का सिरिंज का प्रयोग हो सकता है, उसी सिरिंज से दोबारा अगर वो प्रभावित होगा उस बीमारी से, तो अगर अगले में भी उसी इंजेक्शन को प्रयोग किया जाएगा तो उसमें फैल सकता है इस तरह से। और एड्स संक्रमित खून, अगर ब्लड जो है किसी से ले रहे, अगर उसमें एड्स की बीमारी होगी उस मरीज को, तो दूसरे में फैल सकता है। ब्लड के डोनेशन से भी पीड़ित मां से बच्चे में जा सकता है, तो इस तरह से जैसे दाढ़ी बनवाते हैं उसके रेजर से वो फैल सकता है, या फिर टैटू बनवाते हैं जो लोग बॉडी पे, उसके थ्रू भी हो सकता है। तो ये सब कई सारे हैं, सुई, ब्लेड आदि की हेल्प से ये फैल सकता है। ठीक है, प्रमाणित जगह से ही ब्लड का, जो अगर आपको ब्लड की आवश्यकता है तो कोई प्रमाणित जगह जो एफिलिएटेड है, गवर्नमेंट एफिलिएटेड है, जो विश्वसनीय जगह, वहां से ही ब्लड लें। सिरिंज का प्रयोग वो नया करवाएं, नई सिरिंज का प्रयोग करें। और सदैव हाँ, स्त्री को गर्भधारण नहीं करना चाहिए। अगर वो एड्स से पीड़ित है तो स्त्री को गर्भधारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि भाई उसके बच्चे में हो सकता है। ठीक है, इस तरह से
कई सारे प्रिकॉशंस लेके एड्स से बचा जा सकता है। हाँ, और किस कारण से बहुत लोगों में बहुत सारे मिथ भी फैल चुके हैं कि मतलब इन सारे के तो किन कारणों से नहीं होता है, जो कि लोग कहते हैं कि हो सकता है। भाई नहीं, रोगी से हाथ मिलाएंगे, एड्स नाम के व्यक्ति के रोगी से हाथ मिलाएंगे तो वो नहीं फैलता, गले मिलने से नहीं फैलता है, स्विमिंग पूल में एक साथ तैरने से भी नहीं फैलेगा, बर्तन में खाना खाने से भी नहीं फैलेगा, एक साथ एक ही बेडशीट का प्रयोग करने से भी नहीं फैलेगा, शौचालय या मच्छर के काटने से, किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटने पर भी नहीं फैलता है। ठीक है, तो ये सब चीजें जान ली। अब आते हैं हेपेटाइटिस क्या है। हेपेटाइटिस एक लीवर हेपेटाइटिस किस में होता है? लीवर में होता है। ठीक है, लीवर आप सभी को पता है कि एक महत्वपूर्ण अंग है हमारी बॉडी का, मानव शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग लीवर होता है और भोजन को पचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, उपापचय क्रियाओं में हेल्पफुल होता है। ठीक है, लीवर। अब लीवर में बीमारी होती है कौन सी? हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस में होने वाली बीमारी लीवर, जिसको पीलिया भी कहा जाता है। ठीक है, इसके लक्षण कौन से? जब बिलिरुबिन नाम की मात्रा बढ़ जाती है रक्त में तो कौन सी बीमारी होती है? पीलिया। ठीक है, पीलिया। हेपेटाइटिस भी कई प्रकार स्तर होता है, 1% या इससे कम होता है, लेकिन इसकी सामान्य मात्रा कितनी होती है? 2.5% से ऊपर अगर हो जाती है तो बिलिरुबिन की मात्रा समझ लो कि ब्लड में बढ़ गई है, जिसकी वजह से उसको हेपेटाइटिस डिजीज हो रही है। ठीक है, हेपेटाइटिस के कई प्रकार होते हैं। हेपेटाइटिस ए होता है, हेपेटाइटिस बी, सी और डी। हेपेटाइटिस ए क्या होता है वो जान लेते हैं। ए वायरस जो दूषित जल या भोजन से फैलता है, उसमें हेपेटाइटिस ए नाम की बीमारी होती है। ठीक है, बी में क्या होता है? वायरस इंजेक्शन, संक्रमित खून दिए जाने या यौन संबंध से फैलता है, ठीक वैसे ही जैसे एड्स फैलता है। तो अगर हेपेटाइटिस बी है तो समझ लो इंजेक्शन से फैल सकता है, ब्लड से, जैसे एड्स में फैलता है उसी तरह से हेपेटाइटिस बी में भी कारण होते हैं इनके फैलने के। हेपेटाइटिस सी क्या होता है? वायरस इंजेक्शन, रक्त दिए जाने वाला या यौन संबंध से फैलता है, सेम बी वाले ही सिम्टम्स के कारण फैलेगा। फिर डी क्या होता है? हेपेटाइटिस बी वायरस अपनी संख्या बढ़ने या छूत फैलने के लिए टाइप बी वायरस पर निर्भर करता है, टाइप बी पर निर्भर करता है, इसलिए इसका फैलाव टाइप बी वायरस के साथ ही होता है। इसके फैलने का तरीका भी टाइप बी के जैसा ही है, जैसे टाइप बी फैलता है उसी तरह से हेपेटाइटिस डी। सिर्फ एक हेपेटाइटिस ए ऐसा है जो कि खाद्य पदार्थ और पानी से दूषित होने पे फैलता है। ठीक है, अब लक्षण तो बता ही चुके हैं कि लीवर के ऊतकों की कोशिकाओं में क्या होती है? सूजन आ जाती है। हेपेटाइटिस अति पापी मतलब एक्यूट होता है। फिर यदि 6 महीने से कम संख्या में ठीक हो जाए, हेपेटाइटिस 6 महीने में ठीक हो जाता है जब ट्रीटमेंट चिकित्सक से लेंगे, तब अधिक समय तक जारी रहने से चिरकालिक क्रॉनिक भी हो सकता है। अगर जल्दी से जल्दी इलाज करें तो एक्यूट भी होता है, और अगर बहुत टाइम तक इसका इलाज नहीं करें तो ये क्रॉनिक भी हो सकता है, दीर्घकालिक बीमारी भी होती है, बाइल डाइजेस्टिव सिस्टम को बिगाड़ता है। ठीक है, हेपेटाइटिस से बचाव कैसे? लीवर को स्वस्थ रखने के लिए साफ सुथरा भोजन करें, साफ पानी का बाहर का खाना खाने से बचे, हेपेटाइटिस ए का टीका जरूर लगवाएं, इससे भी बचा जा सकता है। रक्त चढ़ाने पर इस बात का ध्यान रखें कि वो एक प्रमाणित जगह का ब्लड हो। ठीक है, अधिक से अधिक हरी पत्तेदार सब्जियां खाएं, मौसमी फल खाएं, जूस पिए, गन्ने का रस पीना चाहिए, इससे भी फायदा होगा। दवा लेने से उपकरणों को दूसरे के साथ साझा नहीं करना चाहिए, जो दवा लेने देने वाली उपकरण होते हैं उनको अपना ही पर्सनल यूज करें। फिर हरे पत्ते, घी, अधिक तेल, घी, हल्दी, मिर्च, मसाले का भोजन नहीं खाना चाहिए, इस तरह से बचाव किया जा सकता है। हेपेटाइटिस बी में बता ही चुके हैं। ठीक है, फिर के लक्षण क्या होते हैं? हेपेटाइटिस बी में भूख कम लगता है, सर दर्द, पेट दर्द, जी मचलाना, चमड़ी, आंख का रंग पीला होना, कमजोरी, बुखार, खुजली, उल्टी, पेशाब का रंग पीला हो जाता है या लाल भी हो सकता है। ठीक है, हेपेटाइटिस बी के लक्षण बता दे। दाढ़ी के ब्लेड, मैंने बोला ना ब्लड नहीं साझा करना चाहिए, दाढ़ी जो बनाने वाले रेजर होता है या टूथब्रश होता है, ये सब साझा नहीं करना चाहिए। गर्भावस्था में प्रसव के समय संकलित माता से शिशु को होते तो उनको गर्भधारण नहीं करना चाहिए। इस तरह से यही जो मैंने अभी ऊपर बताया उसी के बारे में यहाँ भी बताया हुआ है। प्राथमिक उपचार क्या होता है? किसी रोगी को अस्पताल तक ले जाने से पहले जो हम घर पर ही अपने रोगी को कुछ उपचार देते हैं उनको प्राथमिक उपचार कहते हैं। उन उपचारों में जैसे अब किसी को चक्कर है तो कहते पानी पिला देते हैं, ग्लूकोज मिला करके, चीनी नमक का घोल दे देते हैं, या अगर उसको चोट लगी है तो अपने पास से कॉटन से उसको पोंछ करके थोड़ा सा मतलब कोई बैंडेज वगैरह लगा देते हैं ताकि ब्लड रुका रहे। वहां अस्पताल तक ले जाते तो जो खुद से हम लोग कुछ उपचार देते हैं रोगी को, उसको बोलते हैं प्राथमिक उपचार, या फर्स्ट एड बॉक्स का प्रयोग करते हैं। अब जैसे मान लो चेक करते हैं हम लोग कि रोगी को सांस आ रही है कि नहीं आ रही है, तो वायुमार्ग का चेक करते हैं, सांस लेना देखते हैं कि सांस आ रही है, चेकअप करते हैं, नाड़ी से चेक करते हैं कि भाई उसकी धड़कन चल रही है, चलो फिर ठीक है। तो ये सब उद्देश्य क्या होता है प्राथमिक उपचार के? जान बचाना, बिगड़ती हालत से
कम हो ठीक होने में मदद करता है। इसलिए प्राथमिक उपचार के सिद्धांत क्या, रक्तस्राव को तुरंत ठीक करना, मतलब कि अगर ब्लड फ्लो हो रहा है तो अगर यहाँ से हम बांध के नहीं ले जाएंगे मरीज को अस्पताल तक तो उसका फ्लो बहुत ज्यादा बह जाएगा ना। तो ये सब कारण है। श्वसन और परिसंचरण को सही करना, मतलब कि उसका धड़कन चेक कर रहे हैं, सांस चल रही कि नहीं चल रही है, तो ये सब देख करके देखेंगे और उसका कुछ कुछ उपचार अपने घर से दे देंगे तो वो अस्पताल तक पहुंचेगा, तब तक उसकी हालत बहुत ज्यादा गंभीर नहीं होगी। तो बस इन्हीं सब के लिए प्राथमिक उपचार दिया जाता है। यहाँ पे हमारी जो चैप्टर है खत्म होता है, इसकी समरी दी ही हुई है। और इसके ये हमारी 4th सेमेस्टर की यूपी डीएलएड की रिवीजन क्लास थी। आई होप आप लोगों को इससे काफी हेल्प मिलेगी। और बाकी यहाँ पे हमारा ये चैप्टर, अगर आपको ये बुक लेनी हो तो ठाकुर पब्लिकेशन की हमारी बुक है, आप इनको ले सकते हैं। और बाकी ठीक है, फिर आप लोग अपना एग्जाम दीजिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू क्लास।